और इकोनॉमिक सर्वे ये भी देख लें आप लोग, और यहाँ से भी वही थोड़ा थोड़ा डेटा ही पिक करने का, बहुत ज्यादा। ठीक है, क्या हो गया जी, बैटरी इसका चला जा रहा है क्या? हाँ, नहीं पकड़ रहा है। अच्छा, चलो हटाओ, नहीं चलेगा तो कोई नहीं, एक ही क्लास में कर लेंगे। चलो सो आ जाओ इंडियन बजट में, और थोड़ा सा इसको पिक्टोरियल फॉर्म में कुछ कुछ मेन मेन डेटा इसमें बस ध्यान रखने का है। पहली चीज देखो, बजट कोई भी निकलता है तो उसमें तीन चार चीजें होती हैं। जैसे अगर मान लो 2024-25 का बजट है, ठीक है, एक जनरल ईयर के लिए बता रहा हूँ, ये तो मान लो कि रेगुलर बजट यहाँ पे इलेक्शन का ईयर था तो उसकी वजह से थोड़ा इशू था, बट एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, थोड़ा के लिए बोलो इलेक्शन नहीं है। तो मान लो 24-25 का बजट है, तो पहले तो इसको लिखते हैं कि ये फिस्कल ईयर 24। अगर फिस्कल ईयर 24 लिखा हुआ है, इसका मतलब वो कितना है, 2024-25 ऐसे करके। दूसरी चीज कि जब इस टाइम में बजट आएगा, तो बजट का टाइम क्या होता है, जनरली फरवरी में प्रेजेंट किया जाता है आजकल, पहले किया जाता था लेट से, अब फरवरी में किया जाता है। इसमें तीन चार चीजें होती है। बजट जो है आपको तीन बजट आपको दिए जाते हैं। एक जो बजट होता है वो होता है रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। अब रिवाइज एस्टिमेट्स क्या होगा, रिवाइज एस्टिमेट्स होगा ये, मान लो 2024-25 में किया गया है, तो जो 2023 एंड 2024 वाला बजट पेश हुआ होगा उसमें क्या रिवीजन होगा, क्योंकि वो आपका हुआ था पूरा फिस्कल ईयर के लिए, अप्रैल टू आपका मार्च 31 के लिए, लेकिन अभी फरवरी 1 है तो 2 महीना बचा हुआ है, तो उसके हिसाब से उसमें क्या एडजस्टमेंट होगा क्या नहीं होगा, तो वो उस पुराने साल का भी आपका क्या होता है, रिवाइज एस्टिमेट्स आपका प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यानी जो पिछला बजट प्रेजेंट किया गया था उसमें क्या रिवीजन इन्होंने किया है वो प्रेजेंट करा जाता है। दूसरी चीज कि आपका एक्चुअल बजट ऑफ द प्रीसीडिंग फिस्कल ईयर, यानी कि 2022-23 का 2022-23 वाला जो डेटा था उसमें एक्चुअल कितना एक्सपेंडिचर और कितना रेवेन्यू हुआ वो डेटा भी दिया जाता है, और साथ ही साथ आपका एस्टिमेटेड बजट ऑफ 2024 एंड 25 रहेगा। तो जब भी बजट होता है वहां पे डेटा आपको 3 साल का रहेगा। ठीक है, एक डेटा जो आपका एस्टिमेट्स है, एक एस्टिमेट मतलब आने वाले साल के लिए, वो आपका अप्रैल 1 टू मार्च 31 चलेगा। एक जो है वो जो कंटिन्यूअस साल चल रहा है उसका रहेगा, और एक जो है उससे प्रीसीडिंग फिस्कल ईयर का वो डेटा आपके पास रहता है। तो कभी भी बजट का जब डॉक्यूमेंट देखेंगे तो ये सारा का सारा डेटा जो है वो इंपॉर्टेंट मतलब रहता है वहां पे, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब यहां पे अगर आप देखो तो एक स्नैपशॉट के रूप में इन्होंने बेसिक आइडिया ले लेना कि स्नैपशॉट इन्होंने क्या दिया हुआ है, कि आपका जो रिसिप्ट्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो अगेन एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स दोनों निकालोगे, कैपिटल अकाउंट आपका एंड रेवेन्यू अकाउंट सेम तरीके से। तो यहाँ पे इन्होंने रिसिप्ट्स को अलग कर लिया, एक्सपेंडिचर को अलग कर लिया। रिसिप्ट्स में भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स अगर आप देखोगे भारत का करीब करीब 31,29,000 के आसपास जा रहा है, 31 लाख करोड़ में है ये, ठीक है, लाख करोड़ में, तो 31 लाख करोड़ के आसपास में है, और कैपिटल जो है ऑलमोस्ट 16 लाख करोड़ के आसपास में। तो एक रफ आइडिया रख लो कि आपका जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है ये डबल है अप टू आपका कैपिटल रिसिप्ट्स के मुकाबले। दूसरा कि अगर एक्सपेंडिचर की बात करोगे तो आपका जनरली इंडिया में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट ज्यादा, बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर ये जो है इस साल का आपका ये वन ऑफ द क्या, ये सबसे हाईएस्ट है अभी तक के इंडिया के हिस्ट्री में। इतना ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका कभी नहीं हुआ है। ठीक है, एंड दिस ट्रेंड इज ग्रोइंग। ये खास करके कोविड के बाद से ये ट्रेंड जो है ये आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है, और थोड़ा सा अगर पीछे जाते तो ये 2 लाख 3 लाख करोड़ के आसपास हुआ करता था, बट नाउ दिस इज मूविंग ऑन टू 11 लाख करोड़ के आसपास में। दूसरी चीज कि आप एक चीज कह सकते हो, खास करके कोविड के बाद से आपका रेवेन्यू जो है वो कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जो रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है गवर्नमेंट का वो भी क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। कैपिटल में उतना नहीं चेंज हो रहा है, बट रेवेन्यू रिसिप्ट जो है दिस इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड जो है यहाँ पे इसको नोट करके रखेंगे। आगे बढ़ते हैं इसमें। थोड़ा सा अगेन तो रिसिप्ट्स की बात करोगे तो रिसिप्ट्स आपका क्या होगा, आपका रेवेन्यू
एंड देन द कैपिटल। रेवेन्यू में भी कल भी देखा था हमने आपका टैक्स रेवेन्यू, बिहार वाले बजट में भी देखा था, एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू होगा। ठीक है, कैपिटल में भी अलग से चीजें होती हैं। तो अब देखो पहली चीज जो एस्टिमेट है इस साल का, ये 31 लाख के आसपास का है, संशोधित वाले नहीं देखने का है, ठीक है, वो पुराने वाले साल का आपसे उतना डिटेल नहीं पूछेगा। इसमें से जो आपका टैक्स रेवेन्यू है दिस इज हाईएस्ट। ये आप देखो कि आपका टैक्स रेवेन्यू जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू से करीब करीब 5 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो कहने का मतलब भारत में टैक्स रेवेन्यू ज्यादा आता है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू ज्यादा है, तो ऑब्वियसली टैक्स रेवेन्यू, कल वाले में भी वही कहानी थी, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स से ज्यादा चल रहा है। इसके अलावा कैपिटल रिसिप्ट्स अभी इतना देखा, और कैपिटल रिसिप्ट्स में भी 3-4 चीजें हैं। दैट इज रिकवरी ऑफ लोन्स, किसी को पहले से अपने पैसा दे रखा है वो पैसा आपको मिला। अदर रिसिप्ट्स में जैसे कुछ आपका ये पूरा हुआ, आपने कहीं पे दूसरे जगह पे पैसा लगा रखा था वो आपका मिलता है, पीएसबी वगैरह से कुछ मिला वो होगा। साथ ही साथ बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, तो ये देखो भारत का दिस नंबर इज इंक्रीजिंग, ये टाइम के साथ मतलब आपका ये काफी ज्यादा है कंपेयर टू बाकी कैपिटल रिसिप्ट्स में। यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो पैसा है हम वो क्या कर रहे हैं, बाहर की एजेंसी से ले रहे हैं। इसमें भी एक चीज है कि कोविड के बाद से ये नंबर धीरे धीरे घट रहा है। ठीक है, क्योंकि कोविड के टाइम में ऑब्वियसली आपकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा हो गई थी, बट नाउ दिस इज डिक्रीजिंग। ओवरऑल भारतीय बजट की अगर बात करोगे तो ये बजट करीब करीब 50 लाख करोड़ या 48 लाख करोड़ का जो है आपका बजट, मतलब रिसिप्ट्स इतना आपका रहा है। बजट इससे ज्यादा जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली दे विल बोरो समथिंग। इसके बाद इवन आपका रेवेन्यू रिसिप्ट्स में भी जो टैक्स रेवेन्यू है, यहां पे देखो इसमें क्या देखने का, इसमें देखना है कि सबसे ज्यादा टैक्स आपको मिल कहां से रहा है। तो 3-4 चीजों पर ध्यान रखो, एक जीएसटी, दूसरा कॉर्पोरेशन टैक्स, तीसरा टैक्सेस ऑन इनकम, वेल्थ टैक्स तो है नहीं, और कस्टम और यूनियन में से कौन ज्यादा है। तो जीएसटी इफ यू सी दिस नंबर, आपका टैक्सेस ऑन इनकम एंड कॉर्पोरेशन टैक्स, यानी इनकम टैक्स नंबर 1 पे कौन है, सबसे ज्यादा पैसा आपको कहां से आ रहा है, इनकम टैक्स से। नंबर 2 पे यू आर गेटिंग फ्रॉम जीएसटी, एंड नंबर 3 आपको मिल रहा है कॉर्पोरेशन टैक्स से। ठीक है, इसके बाद कस्टम्स एंड यूनियन एक्साइज में यू विल फाइंड कि यूनियन एक्साइज से ज्यादा मिला है, एंड कस्टम नंबर 5। तो ये रेशियो याद रखना कि कौन कहां से आपको टैक्स जो है वो सबसे ज्यादा मिलता है। नंबर यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, कितना आ रहा है कितना जा रहा है, वो आपका काम नहीं है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि किससे ज्यादा पैसा हमको आता है। ठीक है, तो किसी साल जनरली एक साल में जीएसटी ज्यादा आया था, ठीक है, बाकी जनरली क्या हो रहा है कि इनकम टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स में से कोई एक ज्यादा होता है, उसके बाद नंबर 2 पे बाकी रहेंगे। ये ऑलमोस्ट हमेशा ये सेम है, ये हमेशा ये 4-5 पे बने रहते हैं। ठीक है, आपका कस्टम्स जो है ये रहेगा 5 पे, और एक्साइज ड्यूटी ये 4 पे बना रहेगा, ये जनरली रहता है। चेंज इन्हीं तीनों में होता है, उसमें भी एक साल बस जीएसटी आगे रहा है, बाकी टाइम में आपका या तो कॉर्पोरेशन आगे रहता है या तो फिर टैक्सेस और इनकम टैक्स जो है वो ज्यादा रहता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब जो आपका सेंटर, जो ये जो आप डेटा देख रहे हो, दिस इज व्हाट, दिस इज ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। और इसमें से क्या होगा, इसमें से स्टेट का जो शेयर होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा, और ट्रांसफर होने के बाद जो पैसा बचता है दैट इज नोन बाय द नेट टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, दिस इज द सेंटर्स नेट टैक्स रेवेन्यू। तो ऑब्वियसली इसमें जो भी ट्रांसफर वो करना होता है, एनडीआरएफ का ट्रांसफर करना होता है, स्टेट का शेयर ट्रांसफर करना होता है, वो सब करने के बाद जो आपका पैसा बच जाता है सेंटर के पास, दैट इज नोन एज द सेंटर्स नेट टैक्स रेवेन्यू। ऑब्वियसली टैक्स कलेक्शन में भी कुछ खर्चा आया होगा, वो भी आपका कटेगा। ठीक है, तो वो सब करके, तो कहने का मतलब ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू एंड नेट टैक्स रेवेन्यू के बीच का डिफरेंस क्या है कि ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कितना पैसा टोटल आया, उसमें से कितना वापस किया। जैसे इनकम टैक्स रिटर्न भी भरोगे तो जाएगा ना वापस, ठीक है, तो आईटीआर फाइल करोगे तो वो पैसा भी वापस जाएगा। तो ये सब काट के स्टेट का शेयर दे करके सब कुछ करने के बाद जो पैसा बच गया दैट इज द नेट टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, तो ये चीज। इसके बाद अगर आप देखो तो ये हो गया आपका रेवेन्यू का। अगर आप देखो नॉन टैक्स रेवेन्यू में, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में जो मेजर शेयर है दैट इज योर डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स। डिविडेंड प्रॉफिट्स कहां से, तो जितने भी आपकी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, तो उनको जो फायदा हुआ उनको जो मान लो उनके पैसे लगाया था आपने, वहां से जो डिविडेंड मिला वो सारा का सारा दिस इज योर मेजर चंक। तो यहां से जो आपका डिविडेंड एंड प्रॉफिट दिस इज द लार्जेस्ट वन, बाकी नॉन टैक्स रेवेन्यू वगैरह नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, इसके बाद एक्सटर्नल ग्रांट्स वगैरह बहुत कम है इसका ये। टोटल रेवेन्यू ऑब्वियसली आप रेवेन्यू प्लस कैपिटल करोगे तो टोटल रेवेन्यू आपका वो आ जाएगा। इसके बाद अगर आप बात करो कैपिटल रिसिप्ट्स की, कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या है, एक है नॉन डेप्ट रिसिप्ट, दूसरे हैं डेप्ट रिसिप्ट। नॉन डेप्ट रिसिप्ट में क्या फर्क है, नॉन डेप्ट रिसिप्ट्स कहने का मतलब ये वो रिसिप्ट्स हैं जो आपने लिए हैं तो आपको बाद में चुकाना है, साथ में उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा, मतलब कर्ज हो रहा है। ठीक है, तो कैपिटल आपको मिल रहा है बट एक कर्ज के फॉर्म में मिल रहा है। और दूसरा अगर वो नॉन डेप्ट रिसिप्ट्स है तो वो आपको ग्रांट्स के तौर पे मिला है, उस पे वो आपको वापस नहीं करने का है। ठीक है, तो देन दैट इज बिकम्स द नॉन डेप्ट रिसिप्ट। ऑब्वियसली
यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम पैसा होगा दैट इज इन द डेप्रिसिएशन। फ्री का पैसा कौन देता है, कहीं कहीं से कुछ कुछ स्कीम में मिल गया तो मिल गया, तो यहाँ पे मेजरली जो होगा दैट इज द डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये रखेंगे कि कैपिटल में भी आपका डेप्ट रिसिप्ट इज द मेजर चंक रादर देन नॉन डेप्ट रिसिप्ट। अगर आप भारत में टैक्स के ट्रेंड्स की बात करो कि कितने परसेंट लोग भारत में टैक्स देते हैं, मतलब कितना परसेंटेज, नॉट कितने परसेंट लोग, कितना परसेंटेज, यानी कि टैक्स कलेक्शन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ये कितना है। ठीक है, टैक्स आपका कितना कलेक्ट होता है, जीडीपी का कितना परसेंटेज है, तो ये नंबर इज ऑलमोस्ट 11.8। ये नंबर देखो कोविड के टाइम में नीचे आ गया था, धीरे धीरे फिर बढ़ा एंड नाउ इट इज स्टेबलाइजिंग, वापस से फिर आपका स्टेबलाइज हो रहा है। तो कहने का मतलब जिस हिसाब से आपकी जीडीपी ग्रो कर रही है उसी आसपास के उसी रेट से क्या हो रहा है, आपका टैक्स कलेक्शन भी उस तरीके से ग्रो कर रहा है। अगर इसमें डाइवर्जेंस होना शुरू हो गया तो फिर इकोनॉमी में कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका 2014-15 के आसपास में आपका टैक्स कलेक्शन 10% हुआ करता था, अभी नाउ इट इज इंक्रीजिंग टू 12%। तो ऑब्वियसली आपका टैक्स बेस भी थोड़ा बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें से भी अगर आप देखो तो समस्या है यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स आपका 5.5% हुआ करता था, नाउ इट इज इंक्रीजिंग टू 6.8%, बट ये इसका बढ़ने का स्पीड जो है उतना तेज नहीं भागा है। तो डायरेक्ट एंड आपका इनडायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स में क्या आ जाएगा, तो डायरेक्ट टैक्स में आपका जैसे इनकम टैक्स आ गया, ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स आ गया, वेल्थ टैक्स इंडिया में है नहीं बट चलो ठीक है वेल्थ टैक्स डाल दिया। तो ये सब जो है आपको डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या कि जिसपे कर लगा है उसी को पेमेंट करने का है। और इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे आज के डेट में आपका जीएसटी लगता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ठीक है, तो यहां पे जिसको कर अदायगी करनी है पेमेंट वो नहीं करता। ठीक है, आप करते हो एंड देन समवन एल्स विल पे द टैक्स, तो दैट इज द इनडायरेक्ट टैक्स। तो आप देखो कि इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे आपको अगर रेशियो दोनों के बढ़ने का निकालो तो इनडायरेक्ट टैक्स आपका स्लोली बढ़ा है। तो ठीक है, तो ये दिस इज अ साइन ऑफ कि आपका आपके सिस्टम आपके कंट्री में जो टैक्सेशन है वो अभी भी प्रोग्रेसिव चल रहा है। प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्सेशन समझा, तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है कि भाई जिसकी जितनी आमदनी उसका टैक्स का रेट उतना ही ज्यादा होगा, तो दैट इज द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। तो यहाँ पे टैक्सेशन अभी भी आपका प्रोग्रेसिव के तौर पे दिख रहा है, दैट इज इन द इकोनॉमी। ठीक है, जनरली यहाँ पे ट्रेंड्स वगैरह ही देख के चलने का है। अच्छा अब अगर बात करो सेंटर के पास कुल आमदनी, सेंटर के पास कितना पैसा आ रहा है इन नेट रिसिप्ट ऑफ द सेंटर, ठीक है, लाख करोड़। तो नाउ यू सी कि दिस नंबर इज इंक्रीजिंग टू मच। 2014-15 में कितना हुआ करता था, तो ऐड कर लोगे तो 11.5 लाख करोड़ के आसपास कुछ समथिंग आ रहा है, एंड नाउ दिस हैज इंक्रीज्ड टू ऑलमोस्ट 25, 30, 31, 32 लाख करोड़ के आसपास जा रहा है आपका। सो 11.5 लाख करोड़ से 32 लाख करोड़ ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो चुका है आपका कंपेयर टू 2014 से 2024-25 के बीच में। इवन ड्यूरिंग द कोविड टाइम अगर इस एक ईयर को छोड़ दो, दिस इज प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो आपका सेंटर के पास जो पैसा आ रहा है दैट इज अगेन इंक्रीजिंग। इसमें भी सेंटर्स का टैक्स रेवेन्यू अगेन ये काफी ज्यादा आपका इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो सेंटर का टैक्स बेस जो है वो काफी इंक्रीज हुआ है। इसके बाद अगर ये तो हो गया आपके रिसिप्ट्स की बात, नाउ कमिंग ऑन टू एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, तो रिसिप्ट्स में क्या क्या देखा कि भाई आपका रिसिप्ट्स में रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मेजर चंक क्या था, सीक्वेंस क्या था, रेवेन्यू में सबसे ज्यादा कहां से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है आपका, टैक्स में, टैक्स एंड नॉन टैक्स में, टैक्स में सबसे ज्यादा, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू में भी आप बात करोगे तो सबसे ज्यादा इनकम टैक्स, ठीक है, देन आपका कॉर्पोरेशन टैक्स, देन जीएसटी, देन आपका कस्टम्स एंड देन एक्साइज। ठीक है, तो ये आपका रेशियो वहां पे रखेंगे नॉन टैक्स में। अच्छा इसके बाद कैपिटल में बात करोगे तो वहां पे आपका क्या है, डेप्ट क्रिएटिंग जो आपका कैपिटल रिसिप्ट है वो ज्यादा है। ठीक है, बाकी आपका रेशियो बढ़ रहा है, वो सब ट्रेंड वगैरह थोड़ा ये रखेंगे। अगर एक्सपेंडिचर की बात करोगे, एक्सपेंडिचर में आपका एक मेजर चंक जाता है हर साल इंटरेस्ट पेमेंट्स में। जो आपने पुराने उधार ले रखे हैं उसका एक मेजर चंक क्या करते हो आप, पे कर देते हो। आपका एक मेजर सोर्स आपका जो भी पैसा आता है वो चला जाता है इस ईए में। इसके बाद अगर बात करोगे इसमें से आपका रेवेन्यू, अगर एक्सपेंडिचर में भी बात करोगे तो एक्सपेंडिचर में भी दो पार्ट, एक जो है रेवेन्यू एंड सेकेंड इज द कैपिटल। ठीक है, तो दिस इज द रेवेन्यू एंड दिस इज द कैपिटल। तो कैपिटल वाला तो याद ही रहेगा 11-11-11 है वो, ठीक है, वो गिन के आपका उतना उतने लाख करोड़ का इस बार चला गया है।
111 लाख करोड़, ठीक है। इसके बाद रेवेन्यू अगेन मेजर सोर्स जाएगा, इसमें से इंटरेस्ट पेमेंट चला गया और कुछ पैसे जाते हैं कहां पे, ग्रांटी नेड फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, दिस इज गोइंग टू स्टेट्स, ठीक है, ये स्टेट्स को दिया जा रहा है। अब यहां से फिर डेफिसिट में उन्होंने तरीका चेंज कर दिया है कैलकुलेट करने का। मेजरली आपको क्या याद रखना है, दिस डेटा नहीं, इनके डेफिनेशंस। सो कमिंग ऑन टू इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, व्हाट डज इट मीन, जब आप बोलते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा बोलते हो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसलिए इसके चार्ट को देने का वजह मेरा यही था। नहीं, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का सिंपल सा फॉर्मूला यहां पे आपको लिखा हुआ है, देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस ग्रांटी नेड फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी टोटल पूंजी कितनी लगी कैपिटल में। तो एक तो जो सेंटर ने खुद से किया और दूसरा जो स्टेट्स को दिया कि भाई तुम कैपिटल एसेट्स को क्रिएट करो। अरे इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये डेफिनेशंस तुमको देखना पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम वगैरह में वो डेफिनेशंस पूछ लेगा, यहां से वैसे ही टर्म पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज सिंपली एक आपका खुद का कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है और साथ साथ द इंक्लूडिंग द ग्रांटेड एड फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल, ये पूछा नहीं है, बाकी ये सारे पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ये टर्म इसी एक दो साल से आना शुरू हुआ है, इसके पहले ये सब आता था, तो ये सब पूछे जा चुके एग्जाम्स में, ये नहीं पूछा गया है, ठीक है, तो इसको लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अच्छा, रेवेन्यू डेफिसिट तो सिंपल सा है, रेवेन्यू रिसीव्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका कितने का डिफरेंस है माइनस कर लो, यू विल गेट द कि रेवेन्यू डेफिसिट कितने का है। तो भारत में बिहार का रेवेन्यू कितना था, सरप्लस में था, यहाँ पे अगर देखोगे तो रेवेन्यू डेफिसिट है आपका, ठीक है। तो एंड लेकिन दूसरी चीज ये क्या ध्यान रखनी है कि रेवेन्यू डेफिसिट भी आपका टाइम के साथ गिर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो कोविड के बाद से अगेन रेवेन्यू डेफिसिट आपका फिर से वापस से ट्रैक पे आना शुरू हो गया है। अच्छा, इसके बाद इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, सिंपली इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कि रेवेन्यू कितना है आपका, ठीक है, यानी रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज सिंपली रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। ये इसलिए दिखा रहा है, ये क्या दिखाता है, रेवेन्यू डेफिसिट दिखा रहा है कि भैया पूरा का पूरा मेरे अकाउंट में कितने का डेफिसिट आ रहा है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की बात करेगा कि सेंटर कहती है कि भैया मैंने कुछ पैसा जो है स्टेट्स को दे दिया है कैपिटल एसेट्स क्रिएट करने के लिए, तो मेरे डेफिसिट में मेरे को मत काउंट करो, वो मैं नहीं देता तो मेरा डेफिसिट नहीं दिखता उतना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज द इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो अब ये चर्चा यहां पे करते हैं रादर देन यहां पे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिस्कल डेफिसिट, हाँ जी, तो फिस्कल डेफिसिट आपको कितना बाहर से पैसा लेना पड़ा, अपने आपके पास टोटल पैसा कितना आया, टोटल पैसा आपका कितना खर्च हुआ, उसके बीच का जो डिफरेंस है आप कहीं से तो पूरा करोगे, दैट इज व्हाट, दैट इज योर सिंपली द फिस्कल डेफिसिट। एंड दिस फिस्कल डेफिसिट अगेन दिस इज डिक्रीजिंग, पहले यहां से एक बार थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखेगा, बट अगेन दिस इज ऑन द डाउनवर्ड ट्रैक, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट भी वापस से आपका ट्रैक पे जा रहा है। अच्छा, इसके बाद प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट सिंपली याद रखना, दिस इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। ये सरकारें कहती है कि भैया ऐसा है, मेरा तुम फिस्कल डेफिसिट देख रहे हो, इसका एक और कारण भी है कि जो पुरानी सरकारों ने लोन ले रखा है हम उसका भी तो ब्याज चुका रहे हैं, तो अगर मेरा हम कैसा मैनेज करें उसको देखना है, तो आप फिस्कल डेफिसिट ना देखे प्राइमरी डेफिसिट देखो, ठीक है। तो प्राइमरी डेफिसिट क्योंकि उन्होंने कर्ज लिया था वो तो हमको चुकाने का है, वो जब चुका दिया उसके बाद मेरा कितना डेफिसिट हो रहा है, दैट इज द प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। तो उस आपको इंटरेस्ट पेमेंट को उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो ये डेटा आप एक बार अगेन यहां से जरूर इसको रिवाइज करें कि ये कितने टाइप्स ऑफ डेफिसिट, कई बार होता है और मतलब क्या क्या डेफिसिट को पूछ जाता है कि ये डेफिसिट का मतलब क्या, उस डेफिसिट का मतलब क्या है। तो दिस इज व्हाट द डेफिसिट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स आर देयर, ठीक है। अच्छा, परसेंटेज के फॉर्म में भी याद रख सकते हो, परसेंटेज के फॉर्म में आप डेटा एक्चुअल ना याद रखें, बट परसेंटेज के फॉर्म में कम से कम फिस्कल डेफिसिट जरूर याद रखें। आपका फिस्कल डेफिसिट कितने पे है, दैट इज अराउंड 4.9% के आसपास में, ठीक है। पहले ये आपका कोविड के टाइम में 7 प्लस क्रॉस कर गया था, बट अगेन दे आर ब्रिंगिंग बैक इट टू 4.9 के आसपास आ गया है। आपका टारगेट है 3.5 तक लेके आने का, इट विल टेक टाइम, बट ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट 1.8 का है आपका, तो परसेंटेज वाला फॉर्म में याद रखेंगे रादर देन एक्चुअल। कमिंग ऑन टू एक्सपेंडिचर वाले में, अब यहाँ पे क्या है,
एक्सपेंडिचर वाले में कहा, अच्छा एक्सपेंडिचर के लिए मेरे पास दूसरा चार्ट है, डोंट वरी, वो मैं दिखाता हूं आपको। और ये जस्ट कंपोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है, किसमें जो है आपका पैसा जा रहा है, दिस इज मोर क्लियरली विजिबल। अगर कंपोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर में देखोगे तो पहला जो है दैट इज द फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स, दिस इज द ब्लू कलर। अब देखो फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स जो है कोविड के टाइम में ये बढ़ा हुआ था, कोविड के टाइम में फाइनेंस कमीशन से जो आपका आता था ग्रांट्स दैट हैज इंक्रीज, बट अगेन आफ्टर कोविड यू विल सी कि ये धीरे धीरे फिर से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मतलब स्टेट्स को जो पैसा जा रहा है दैट इज अगेन डिक्रीजिंग। इसके अलावा अदर ग्रांट्स एंड रोल्स, बट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसके बाद जो मेजर चंक आपको दिख रहा है दैट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। आप देखोगे कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ये बढ़ रहा है, और ये इसी इसको लेकर के जो है स्टेट्स जो है झगड़ा कर रहे हैं कि भैया ये कम करो। क्यों? क्योंकि अगर फाइनेंस कमीशन से पैसा गया तो उसको स्टेट अपने तरीके से यूज कर लेती है, उसको जहां मन करेगा उस तरीके से यूज करेगी, बट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में गया तो ये बंधा हुआ पैसा है, ठीक है। एक तो सेंटर में पैसा ज्यादा भेजा तो स्टेट को, अब आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है, शेयरिंग होती है, मान लो 50-50 होगा, 60-40 होगा, 90-10 होगा, जैसा भी होगा। तो अब स्टेट्स कह रही है कि आप इतना पैसा ज्यादा भेजो तो हमें भी देना पड़ रहा है उन प्रोग्राम्स के लिए जो कि आपने अनाउंस किया हुआ है, सेंटर ने जिसको अनाउंस किया हुआ है उन प्रोग्राम्स के लिए हमें पैसा क्या करना पड़ रहा है, ज्यादा देना पड़ रहा है। तो ये आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का बढ़ना। इसके अलावा सेंट्रल सेक्टर एक्सपेंडिचर, ये तो ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, अब यहां पे झगड़ा देखो फिर से, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स दिस नंबर यहां पे थोड़ा सा कम था, बट अगेन दिस इज इंक्रीजिंग। तो खैर इसमें तो किसी को टेंशन नहीं होना चाहिए कि सेंटर जो है अपने फंड से पैसा ज्यादा खर्चा कर रही है, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में वो सेंटर का पैसा जाता है, तो उसका ये नहीं है। तो दिस इज अगेन इंक्रीजिंग, बट मेन जो स्टेट्स का झगड़ा है दैट इज हियर कि आप इसको फाइनेंस कमीशन वाले को कम कर रहे हो और इसको बढ़ा रहे हो, ठीक है। शेयर के रूप में याद रखना कि सबसे ज्यादा पैसा कहां पे जा रहा है, दिस इज अपवर्ड, ऐसे है नीचे से ऊपर, तो सबसे ज्यादा सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में, देन आपका सेंट्रल सेक्टर एक्सपेंडिचर वगैरह नहीं पूछेगा, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में, एंड देन फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स में, ठीक है, क्योंकि ये पैसा क्या हो, कहां होता है, ये स्टेट्स को जा रहा होता है, ठीक है। अब जो है यहां पे ट्रेंड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि ट्रेंड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल का सबसे ज्यादा है, ठीक है। इस साल जो बजट एक्सपेंडिचर आपका कैपिटल पे है दिस इज द लार्जेस्ट वन। तो आप देख सकते हो 2016-17 के आसपास ये 4.5 लाख करोड़ के आसपास हुआ करता था, बट नाउ दिस इज 15 लाख करोड़, 15 लाख करोड़ दिस इज इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। इफेक्टिव मतलब कि स्टेट शेयर इंक्लूडेड है। अगर केवल सेंटर का ही देखोगे तो सेंटर का 2.83 के आसपास हुआ करता था, नाउ दिस हैज इंक्रीज टू 11.1, तो ऑलमोस्ट 3 गुना 4 गुना जो है ज्यादा ये हो रहा है। और ये ट्रेंड है, मतलब ये नहीं कि एक साल में था, दिस इज लाइक करेंटली आपका ट्रेंड में ही दिखेगा, ठीक है। तो ये आप मान लो इंडियन इकोनॉमी की बात करोगे, इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ क्या चल रही है, यू कैन यूज दिस कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करे, और कैपिटल पे खर्च करे मतलब कहां जा रहा होगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में जा रहा होगा, ये एसेट क्रिएशन में जा रहा होगा, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एसेट क्रिएट होगा तो बाद में उसका रिटर्न आपको मिलेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो पहले आपका अगर देखो इसीलिए फिस्कल डेफिसिट बुरा नहीं है हमेशा। फिस्कल डेफिसिट कब बुरा है, कि फिस्कल डेफिसिट बुरा तब है कि जब आपने उसको लिया रेवेन्यू वर्क्स करने के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने के लिए। कहने का मतलब मैं किसी से उधार लेके आऊं और उधार लेकर मैं उस पैसे का खा पी जाऊं, तो फिर वो बुरा है। अगर मैं किसी से उधार लेता हूं और उस उधार को लेके जाता हूं कि भाई मैं जमीन खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, बिजनेस करूंगा, वो बुरा नहीं है, ठीक है। तो भारत में कई बार क्या होता है कि अभी जैसे कई बार मीडिया में कर्जा बढ़ रहा है, ऑब्वियसली बढ़ रहा है, बट वो कर्जा आपका यूटिलाइज कहां पे हो रहा है, यू हैव टू लुक एट दैट, ठीक है। तो इकोनॉमी इसी तरीके से चलेगी आप, ठीक है। तो इस चीज को क्लियर रखें। अच्छा, टोटल ट्रांसफर टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, अब यहां पे भी स्टेट्स का बहुत सारा रोना है, ठीक है। आप खास करके ऑब्वियसली देखो पॉलिटिक्स अलग जगह चलती है, इकोनॉमिक्स अलग जगह चलती है, तो पॉलिटिक्स का अलग चलेगा, इकोनॉमिक्स दिखा देगा कि भैया ऐसा है नहीं कुछ। अब बार बार स्टेट्स का आएगा, रोज आर्टिकल आएगा कि स्टेट का जो है ट्रांसफर, स्टेट्स को पैसा कम मिला, शेयर कम मिला, शेयर कम मिला, बट चार्ट शोज समथिंग एल्स, ठीक है। आपका शेयर देखो दिस हैज इंक्रीज टू मच। 2019-20 में ही अगर कोविड का टाइम चला था उस समय अगर ये 12 लाख करोड़ था, तो इससे पहले आप इमेजिन कर सकते हो कितना कम था। नाउ दिस हैज इंक्रीज टू ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो गया है। तो इवन 3 साल 4 साल में जो स्टेट्स को पैसा जाता था वो पैसा डबल हो चुका है, सेंटर से पैसा जाने वाला। अब यहां पे क्या है, यहां पे एक कैविएट ये है कि जिस हिसाब से सेंटर की रेवेन्यू बढ़ी है, क्या उसी हिसाब से स्टेट का ट्रांसफर बढ़ा है। बट ये डेटा बहुत ज्यादा भी वेरिएंस नहीं क्रिएट, मतलब जितना ये रोज आर्टिकल्स लिखते हैं उतना ज्यादा भी वेरिएशन नहीं है, ठीक है। वो पॉलिटिकल अलग जगह, हमारा ओपोजिशन रूल स्टेट है तो हमें पैसा नहीं मिल रहा है या ये नहीं मिल रहा है, बट वो ऐसे काम नहीं है। दिस इज डेटा शो समथिंग एल्स, वेरिएशन उतना भी ज्यादा क्रिएटेड नहीं है।
बात समझ में आ रही है? तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे, सेंटर से जो टोटल ट्रांसफर है दैट इज अगेन इंक्रीजिंग, और ये करीब करीब 23-23.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। यहां तक समझ में आ गया? देखो इसमें बेसिक एक ट्रेंड लेके चल रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, दैट्स इट। इसमें आपको डेटा नहीं पूछेगा कभी। अच्छा, कंपोजिशन ऑफ ट्रांसफर टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब यहां पे दिक्कत यहां पे है, ठीक है? हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा प्रेजेंटेशन नहीं है भैया, ये गवर्नमेंट का प्रेजेंटेशन है। ना 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 ना, मैं क्यों बनाऊंगा? हाँ जी, हाँ डेटा ही निकालना होता है, बट नहीं मतलब ये बना, ये जो गवर्नमेंट ही देती है वो मिल जाएगा कुछ। क्या डेटा को गवर्नमेंट कंपाइल डेटा ही है, मैंने नहीं बनाया। मुझे रात भर में मैं थोड़ी बना लेता इसको। नहीं नहीं नहीं, नहीं रात भर नहीं, कल वाला बनाया था, ठीक है, जो भी था वो करा था, वो भी बना नहीं पाया था। ये जो है ये था, ये गवर्नमेंट का ही डेटा था, उन्होंने इस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो डिफरेंस थोड़ा सा, बिहार वाला उन्होंने सिंपल सा दे दिया कि आप पढ़ते रहो खोजते रहो, इन्होंने दे दिया तो इसको समझने में भी टाइम नहीं लगा ज्यादा, ठीक है। ट्रेंड ही, और हमें जनरली ट्रेंड ही चेक करना होता है, और क्या करेंगे। अच्छा आ जाओ फाइनेंस कमीशन। अदरवाइज मैं इतना थोड़ी ना करता था, हिंदी में लिखता इंग्लिश में लिखता, फिर तुम्हें ये कर रहा था, वो बहुत ज्यादा हो जाता, ऑब्वियसली लगता भैया समय। कई बार जब क्लासेस मेरी बढ़ जाती थी ना पहले, मतलब यहाँ नहीं और पढ़ा था वहां, तो मुझे मैंने अलग से रख रखा था एक आदमी की, भाई मेरा पीपीटी वगैरह बना देना, कभी कभी क्रिएट कर देना। नहीं हो पाता था कि अब क्लास लूंगा कि मैं पीपीटी बनाऊंगा कि मैं पढ़ूंगा क्या करूंगा क्या, ठीक है। सो अच्छा, लेकिन दिक्कत ये होती है कि कोई और पीपीटी बना देगा, पता नहीं वो क्या बना देगा, तो ये भी इश्यू हो जाता है, तो फिर जो है वो चेक कराते रहो। अच्छा यहाँ पे जो देखो दिक्कत क्या है कि तीन चीजें हैं जो कि ट्रांसफर हो रही है स्टेट को। एक जो फाइनेंस कमीशन ग्रांट है, किस आर्टिकल के अंदर जाता है? हाँ जी, फाइनेंस कमीशन या क्रिएशन नहीं, फाइनेंस कमीशन जो ग्रांटी नेट जाता है वो किस आर्टिकल के अंदर जाता है? ठीक है, तो दो आर्टिकल है, 275 और 282, ठीक है, गो एंड रिवाइज इट, ठीक है। चलो मैं पॉलिटी नहीं बना रहा। 280 है फाइनेंस कमीशन क्रिएशन का, ठीक है, जो शेयर ट्रांसफर होता है दैट इज 275 एंड 282, ठीक है। अब उसमें भी 275 क्या है 282 क्या है आप देख लें। चलो आ जाओ, डेवोल्यूशन यानी कि ये क्या है, ये स्टेट का शेयर है टैक्स का। दूसरा दैट इज द स्कीम रिलेटेड, बाकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, उसका ट्रांसफर है। और ये तीसरा है फाइनेंस कमीशन का। अब स्टेट्स का झगड़ा यहां पे है, स्टेट्स का झगड़ा है कि भैया आप जो फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स दे रहा है ना ये डिक्रीज करके दे दो। अब ये क्या होते हैं, अनटाइड ग्रांट्स होते हैं, ठीक है, तो ये हम अपने तरीके से यूज नहीं करेंगे, बट इसका जो भरपाई है आप देखोगे हियर समथिंग, कहीं ना कहीं पैसा आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। एंड अगेन दिस नंबर इज ह्यूज। जो डेवोल्यूशन है, तो जीएसटी आपकी इंप्लीमेंट होने के बाद जो काफी दिनों तक चला कि नहीं जीएसटी से घाटा हो गया, बट नाउ द रिकॉर्ड्स आर शोइंग कि जीएसटी से आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज अगेन दिस नंबर इज इंक्रीजिंग। ये आपको याद रख लेना है, ये गिन के एक एक चीज इसमें क्या है। दिस इज कि रुपीज कम्स फ्रॉम, कहां से पैसा आता है। अगर 1 रुपया आता है सेंटर के पास में, ठीक है, इसको लिखो रुपीज कम्स फ्रॉम, कहां कहां से पैसा आ रहा है। रुपीज कम्स फ्रॉम, देखो नंबर 1 इनकम टैक्स 19 पैसे, ठीक है। नंबर 2 दैट इज कॉर्पोरेशन एंड जीएसटी, दिस इज जीएसटी। तीसरा जो है दिस इज द कॉर्पोरेशन टैक्स, ये तीन। अच्छा इसमें ये इसको मैंने काउंट नहीं किया है, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, ये तो आपने कर्जा ले रखा है, ठीक है, ये तो आप ले रहे हो बाहर से, तो देयरफॉर इट इज नॉट काउंटेड। इसके बाद आपका चौथा दैट वाज द दैट इज 4 एंड दिस इज 5, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से इनका रहा है। इसके अलावा नॉन टैक्स रिसिप्ट वगैरह आपका, अच्छा इसको भी डाल सकते हो बीच में, आपका 9 पैसा है ना, 4 है ना, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, ठीक है। नॉन टैक्स रिसिप्ट पूछता नहीं हो कि उसमें उसमें बहुत, हाँ नहीं नहीं, मैं ये बोला था कि नॉन टैक्स रिसिप्ट पूछता नहीं, कारण कि नॉन टैक्स रिसिप्ट अपने आप में फिर बहुत बड़ा कैटेगरी है, ठीक है। उस नॉन टैक्स रिसिप्ट में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, इसलिए उसको काउंट नहीं किया। यहाँ पे जो अब मैंने घेरा था ना वो एक एक चीज थी। कॉर्पोरेशन टैक्स एक ही टैक्स मिलेगी आपको, इनकम टैक्स इज लाइक वन टाइप ऑफ टैक्स, बट नॉन टैक्स रिसिप्ट में वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्स जाते हैं, ठीक है। अच्छा नॉन टैक्स रिसिप्ट में क्या हो सकता है, क्या इंक्लूड हो सकता है?
जैसे गवर्नमेंट बिल्डिंग है भाड़े पे दे रखा है, गवर्नमेंट की जमीन है भाड़े पे दे रखा है, ठीक है, रेंटल इनकम मान लो कहीं से मिल रहा है गवर्नमेंट को, ठीक है, ट्रेन है किसी ने ये करा हायर करा उसको देगा, तो वो आपका वो सारा कहाँ जाता है, नॉन टैक्स एसेट्स में जाता है, ठीक है। या गवर्नमेंट की जमीन है, जाते हो कि भाई मुझे प्रोग्राम कराने का है, भाड़ा दे दो, करा लो, तो दैट इज दोज आर द नॉन टैक्स एसेट्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगेन दिस बिकम्स अगेन इंपॉर्टेंट कि रुपीज गोज टू कहां जाता है, कितना परसेंट पैसा आपका कहां जाता है, ठीक है। तो रुपीज गोज टू, पहली चीज नंबर 1 स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, तो 21% तो यही निकल गया, तो भैया तो स्टेट का था ही तो ले गए। नंबर 2 इज द इंटरेस्ट पेमेंट, तो 40 पैसा तो आपका चला गया, तो सेंटर का जो 1 रुपया आया उसमें से 40 पैसा में से कुछ पैसा स्टेट्स को और कुछ पैसा पुराने कर्जे थे वो चुका के, तो ये नंबर कम आ गया है, मतलब कम हो गया धीरे धीरे, पहले ये 20 के ऊपर हुआ करता था, नाउ इट इज रिड्यूस्ड टू 19, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आप मेजर देखोगे, दिस इज फाइनेंस कमीशन ट्रांसफर, अच्छा सेंट्रल सेक्टर, दिस वन सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स एक्सक्लूडिंग द कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी, ध्यान रखना डिफेंस को अलग से करा जाता है, डिफेंस अलग से होगा कहीं पे, ठीक है, सो डिफेंस अलग से है, तो यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर, दूसरा जो है फाइनेंस कमीशन, और तीसरा जो होगा दैट इज द डिफेंस एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, 3 एंड दिस इज ऑल्सो 3, ठीक है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का पैसा इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू डिफेंस का बजट जो है आपका उतने के आसपास में होगा, बाकी सब्सिडीज वगैरह भी आपका 6 पैसा है, तो सब्सिडीज भी काफी बड़ा चंक जो है आपका सब्सिडीज पे जाता है, तो देखोगे अगर मान लो 10 लाख करोड़ का बजट है तो उसमें से कुछ कम से कम 60,000 करोड़ तो आपका जा रहा है सब्सिडीज में, तो सब्सिडीज इज लाइक 6 पैसे, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। पेंशन भी अगेन ये तो अब धीरे धीरे कम होता हुआ दिखेगा, जैसे जैसे आपका टाइम आगे बढ़ेगा, तो जो मान लें पुराने पेंशनधारी हैं वो हटेंगे तो फिर आपका पेंशन भी कम जाएगा, लेकिन कुछ कुछ जैसे जैसे रेलवे है, रेलवे का एक बहुत बड़ा चंक कहाँ चला जाता है, पेंशन में चला जाता है, तो रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो इसीलिए आपका बहुत खराब है, ऑपरेटिंग कॉस्ट जैसे कहते हैं ना कि कितना पैसा लगा के कितना कमा रहा है, तो रेलवे का ऑपरेटिंग, जो पुराने वाले हैं तो उनको दोगे ना, हाँ, तो इसीलिए वो नहीं, रेलवे का मतलब रेलवे क्या है ना कि रेलवे ने जरूरत से ज्यादा इंप्लॉय रखे हुए थे, रेलवे वाज लाइक की जरूरत से ज्यादा, इसलिए कि भाई रोजगार तो देना था ना कहीं ना कहीं, तो रोजगार देना तो कहां से लेके आओगे, तो रेलवे ये होता था, तो रेलवे में इसी वजह से रेलवे का ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका जो है 99.3 था, 99.3 कहने का मतलब इतना पैसा लगाएगी रेलवे तो 100 रुपए कमाएगी, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ऑपरेटिंग कॉस्ट इज दिस इज टू मच, और इसका एक बहुत बड़ा कारण था, उसका नुकसान क्या हुआ कि आपका क्योंकि पैसा बच ही नहीं रहा है, तो आप कैसे लगाओगे पैसा, आप कुछ नया आपको करना है, नई ट्रेनें कैसे लगाओगे, नए स्टेशन कैसे लगाओगे, नए पटरियां कैसे बिछाओगे, तो कहां से खर्च कहां से करोगे, आप अपनी अपना एक्सपेंशन जो है कहां से करोगे, सर्विस की क्वालिटी आपकी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो ये काफी सारी कमिटीज का यही रिकमेंडेशन आया कि इसको आप कम कराइए, जब तक आप ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम नहीं करेंगे तब तक बहुत मुश्किल है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट को अब इन्होंने कैसे कर रखा है, तो क्रॉस सब्सिडाइजेशन करा रखा है, तो जो आपके पैसेंजर ट्रेन है, पैसेंजर्स में भी जो जनरल एंड स्लीपर, इस पे गवर्नमेंट की सब्सिडी जाती है, और इसको भरपाई करते हैं कहां से, वो भरपाई करते हैं गुड्स वाले में से, ठीक है, एसी वाले में नहीं, वो उससे भरपाई नहीं, भरपाई होता है गुड्स वाले से, ठीक है, सामान ढोने वाले से, अब माल वाले से करते हैं। अब दिक्कत क्या हो गया कि पहले मान लो केवल रेलवे था तो कोई ऑप्शन नहीं था, लोग भाई ट्रेन से ही माल भेजेंगे, अब रोडवेज आ चुका है, अच्छे कंपनीज मिल गई हैं, तो उन्होंने कहा कि हम क्यों भाई ट्रेन वाले को क्यों एक्स्ट्रा पैसा दें, लेट भी करोगे, टाइम लगाओगे, तोड़ फोड़ दोगे, तो नाउ अब वो रेलवे का एक बहुत बड़ा चंक लेके कौन चला गया, रोडवेज लेके चला गया, तो अब आपके पास वो पहले जितना पैसा आ नहीं रहा है, सब्सिडाइज करोगे कहां से, ठीक है, तो ये एक समस्या रेलवे के पास, तो जो भी आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है कि कहां से आप सुरक्षा कवच बढ़ाओगे, ये सब बढ़ाओगे, तो कहां से करोगे, तो देयरफॉर गवर्नमेंट इज सेइंग कि अब हम क्या करेंगे, हम स्टेशन डेवलप करने के हमारे पास पैसा ही नहीं है, और तुमको चाहिए भी तो ले लो, हम प्राइवेट सेक्टर को कर देते हैं, भाई तुम करो डेवलप, तुम अपना पैसा लेते रहना, ठीक है। तो ये क्या है कि ये आपका इसके वजह से कि अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट इतना नीचे करके रखा हुआ है कि आपके पास पैसा ही नहीं बचा, कहां से इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा डेफिसिट का एक स्टैटिस्टिक्स देख लेना जस्ट सिम, तो फिस्कल 4.9, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट 1.8, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट दिस इज 0.6, प्राइमरी डेफिसिट 1.4, अगेन इसके आप यू विल गो टू फाइंड की इसका मतलब क्या होता है सिंपली, ठीक है, इसके डेफिनेशंस क्या है। इसके बाद सोर्स ऑफ फिस्कल डेफिसिट, अगेन भारत अपना जो डेफिसिट फाइनेंस करता है, मान लो जो आपको पैसा लाना होता है एक्स्ट्रा, वो कहां से आता है, ठीक है, उसका सबसे बड़ा जो चंक है दैट इज फ्रॉम द मार्केट बोरोइंग्स, सबसे जो बड़ा चंक है दिस इज मार्केट बोरोइंग्स,
मार्केट बोरोइंग्स का मतलब क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो इशू होती है, जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स इशू होते हैं, ठीक है, वो आपका डेफिसिट फाइनेंस का सबसे बड़ा चंक है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा चंक है, दिस इज आपका सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स। तो बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम चलते हैं पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अंडर में, ठीक है, वो उसमें जो पैसा जाता है, तो पहला नंबर पे आपका जो फंडिंग का है दैट इज मार्केट बोरोइंग्स, और दूसरा जो है दैट इज द सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग फंड। ये आपके गवर्नमेंट का मेजर सोर्स है। कहने का मतलब भारत का जो मेजर हमने उधार ले रखा है, यहाँ की जनता से ही ले रखा है, हमारा बाहर की उधारी हम पे बहुत कम है, ठीक है। अगर आप बाहर की उधारी देखोगे, एक्सटर्नल डेप्ट, दिस इज अ वेरी स्मॉल नंबर कंपेयर टू जो आपका 1 साल का डेप्ट है, ठीक है। तो इसीलिए भारत को ज्यादा टेंशन नहीं होता है। क्यों नहीं टेंशन होता है, अपने लोगों का बॉन्ड है, कल के डेट में मांगोगे पैसा प्रिंट करके दे देंगे, तुमको ले लो। दिक्कत तब होगा ना जब डॉलर में उधार लिया होगा, तो अब हमको डॉलर अपना खर्च करना पड़ेगा। अपने जनता का पैसा हम तो दे ही देंगे किसी ना किसी। गवर्नमेंट इज ऑलवेज, आपका लिक्विडिटी, गवर्नमेंट की लिक्विडिटी खत्म नहीं होती, हमेशा गवर्नमेंट के पास पैसा होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें बहुत टेंशन नहीं है कि हमारे हम पे एक्सटर्नल डेप्ट बहुत कम है, ठीक है। तो ये आपके लिए फायदा है। लेकिन अब इसका एक नुकसान भी है। अब नुकसान क्या है कि हम जो इंटरनल डेप्ट जनरेट करते हैं उसमें आपको परसेंटेज ज्यादा देना पड़ता है, इंटरेस्ट रेट हमारे यहाँ हाई है, ठीक है। तो आपको मान लो कि जितना बैंक दे रही है, जितना आपको शेयर मार्केट दे रहा है, तो आपको उस रेंज में देना पड़ेगा, तो आपको 6% 7% के इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिलता है। वही आप अगर किसी फॉरेन मार्केट्स में टैप करते, जापान में टैप करते, यूएस में टैप करते, तो हो सकता है आपको 2% 3% पे मिल जाता। तो दोनों कम पे देता है, बिल्कुल देता है। तो आपको आपको इससे फायदा भी है और इससे नुकसान भी है। फायदा ये है कि भैया आप पे कोई कर्जा ही नहीं, एक तरीके से सोचो तो टेंशन ही नहीं, आपको दे ही दोगे, ठीक है। दूसरा लेकिन नुकसान ये है कि आपका इंटरेस्ट रेट का कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो हाँ वही मैं, अब देखो, अब इसका ये अपने अपने ये की प्रेफरेंस की बात होगी, तुमको क्या चाहिए। प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाले सेक्टर में गवर्नमेंट ज्यादा फायदा बताएगी ना, अगर तो विदेश से लोन लेती है तो बिल्कुल कम देना पड़ेगा। अगर आप होम मतलब इंडिया से लोन लेते हैं तो आपको पैसा छापने के लिए उतना अमाउंट भी तो एक मेंटेन करना पड़ेगा ना। पैसा छापने के लिए बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा तो ना सरकार जब चाहेगी तब बिल्कुल छाप देगी। नहीं सर, क्या बात है। अरे सुनो 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 सुन लो, एक मिनिमम अमाउंट है दैट इज कितने का आपका गोल्ड रहना चाहिए ईएंड में। अब देखो, जो आपका एक्ट कहता है वो एक्ट इतना ही कहता है कि अगर इतना मिनिमम अकाउंट का है तो आरबीआई जरूरत पड़ने पे स्पेसिफिक केसेस में पैसे छाप सकती है। बात समझ में आई। तो ये नहीं, अब वो पहले वाला पहले कब होता था, वो कब नहीं छाप सकते थे आप, जब आपका पेग्ड करेंसी सिस्टम चलता था, ठीक है। जब आपका पेग्ड करेंसी सिस्टम चलता था या गोल्ड स्टैंडर्ड पे चलता था, तब आप पैसे नहीं छाप सकते थे। और गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हुए 1970s में हो गया भैया, कहां पे हो अभी। तो इंडिया में वेनेजुएला जैसा फिर हो जाएगा। तो इसीलिए तो नहीं छापते हैं, इसीलिए तो नहीं छापते हैं ना कि हम वेनेजुएला जैसे हो जाएंगे। कहने का मतलब हम पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट हम नहीं छापते हैं क्योंकि उसे, तो यही तो मैं अभी तुमको समझाना चाह रहा था कि अगर तुम अपने ही देश से पैसा ले रहे हो, हायर इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हो और पैसा छाप के दे दोगे, तो कल के डेट में वेनेजुएला बन जाओगे। तो एक नुकसान उसका वो भी है, आप अपने पे कंट्रोल नहीं रखो। बात समझ में आ रही है। तो ये इसका पॉइंट था, बात समझ में आई। तो आप पैसा, कोविड वाले टाइम में यही हुआ था। कोविड वाले टाइम में एक बहुत बड़ा उस समय, मतलब न्यूज़पेपर वगैरह को अगर फॉलो करते ना, उस समय एक लगातार ये ट्रेंड छिड़ा हुआ था। ट्रेंड क्या छिड़ा हुआ था, एक ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट थे जो कहते थे कि भैया ऐसा है, दीज आर आप कह सकते हो अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स, ठीक है। उसमें इवन आपका कौन गवर्नर पुराने, रघुराम राजन जी भी बोले कि अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स रिक्वायर्ड अनप्रेसिडेंटेड मेजर्स। तो भारत को क्या करना चाहिए, लोगों को पैसा छापो, आरबीआई से कहो पैसा छापे एंड गिव देम, ताकि हाथ में लोगों का पैसा जाए तो मार्केट एक बार क्या होगा, खड़ा होना शुरू होगा, ठीक है। जब कोविड के बाद मार्केट खुला तो भाई मार्केट में डिमांड सप्लाई है ही नहीं, डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई कौन देगा, लोगों के पास पैसा नहीं है। तो देन उस समय यही कहा गया कि आप क्या करिए, पैसा प्रिंट कराइए एंड गिव देम, आप दीजिए इसको जनता को, तो क्या होगा कि आपका मार्केट बूस्ट कर जाएगा। लेकिन दूसरा जो ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट था उन्होंने इसी चीज को हाईलाइट कराया कि अगर आप ये कर दोगे अचानक से, क्योंकि समस्या क्या है कि समस्या केवल डिमांड की नहीं है, समस्या सप्लाई की भी है, सप्लाई चेन भी आपका डिस्टर्बेड है। तो डिमांड अचानक से बढ़ा दोगे, सप्लाई है नहीं, तो आपका इन्फ्लेशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा। जापान में कॉन्सेप्ट आया हेलीकॉप्टर मनी का, हेलीकॉप्टर मनी की मतलब क्या था, वहां पे इन्होंने ये कहा कि जब जापान में बहुत ज्यादा स्टैग्नेशन आने लगा, देन ने टोल्ड कि हम ऐसा करेंगे, हेलीकॉप्टर में पैसा भर भर के लोगों को दे देंगे। इन द सेंस, सिंपल सेंस का कहने का मतलब था कि बहुत 0% इंटरेस्ट पे जितना पैसा लोगों को मन चाहिए ले जाओ। क्यों,
अच्छा उतना पैसा ला कहां से रहे थे वो? उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास है, अपना करेंसी है, हम छापेंगे। यूएसए ने क्यों खत्म कराया गोल्ड करेंसी को, गोल्ड स्टैंडर्ड को? क्योंकि सब लोग जो है यूएसए का पैसा रखने लगे थे, स्टोर करने लगे थे। अब रखने लगे तो यूएसए के पास पैसा नहीं बचेगा, तो देन ही सोल्ड कि भाई ये गोल्ड वाला सिस्टम ही हटा दो, फ्री कर दो सबको, अपने अपने हिसाब से लोग करेंगे। ठीक है, तो ये इसका माइन्यूट है कि आप पैसा छाप सकते हो, बट यू विल नॉट डू, उसके अंदर में टर्म्स एंड कंडीशंस लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, उसके अलावा डेफिसिट ट्रेंड्स की बात करोगे तो डेफिसिट ट्रेंड्स में सिंपली फिजिकल डेफिसिट देख लो, बाकी तो ठीक ही है, रेवेन्यू वगैरह आपका चलेगा। अब देखो फिजिकल डेफिसिट हाईएस्ट आपका था, दिस वाज ये कोविड वाला टाइम, मैक्सिमम 9.2 पे चला एंड देन अगेन दिस हैज रिड्यूस बैक। अच्छा, एक क्वेश्चन बन जाएगा कि क्या ये आपका प्री कोविड टाइम्स पे आ चुका है? तो अगर प्री कोविड टाइम्स अगर आप इसको लेते हो 2019-20 को, 2018 को, तो ऑब्वियसली आप अभी उस पे अभी आप नहीं पहुंचे हो। बट अगर आप चले आते हो 2013-14 उससे पहले, तो देन यू आर ऑन द प्री कोविड टाइम्स। ठीक है, तो 10 साल पहले आप जहां पे फिजिकल डेफिसिट आपका था, आप करीब करीब वहां पे वापस से आ चुके हैं। तो फिजिकल डेफिसिट आपका 5%, 4.5% के आसपास हुआ करता था, आपने लेके उसको लेके नीचे आए, 3.5 पे लेके आए, बट कोविड ने उसको फिर से बूस्ट कर दिया। तो इनका टारगेट था कि हम 3% के नीचे लेके आएंगे फिजिकल डेफिसिट को, बट कोविड के चलते ये फिर से आपका बढ़ के 9.5-10% के आसपास पहुंच चुका था। ठीक है, अच्छा, इसमें से ये ध्यान रखना कि रेवेन्यू डेफिसिट जो है, रेवेन्यू डेफिसिट अगेन आपका काफी इंप्रूव है। रेवेन्यू डेफिसिट 2% से हुआ करता था, ये बढ़ आपका दिस रेट 1, ठीक है, ये 1.5 1.4 पे आ गया था रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, बट अगेन कोविड में बढ़ा, बट अगेन यू आर कमिंग बैक। तो सारे डेफिसिट के ट्रेंड्स आपको सिमिलर ही दिखेंगे। चलो, इसके बाद कुछ बजट की स्पेसिफिक अनाउंसमेंट थी। अब उन स्पेसिफिक अनाउंसमेंट में बहुत सारा इधर उधर की चीजें हैं, बट जो मेजर चीजें उसको आप देख ले। तो पहली बात, स्किलिंग प्रोग्राम पे काफी चर्चा रहा। सो पैकेज ऑफ पीएम्स 5 स्कीम्स, तो 5 स्कीम्स की चर्चा की थी, किस लिए? एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग के लिए। मेजर इसमें आपका क्या है, देखो स्कीम पहला क्या था कि अगर कोई कंपनी रिक्रूट करती है और ईपीएफओ में उसको रजिस्टर करती है, तो उसके फर्स्ट मंथ की सैलरी अगर 15,000 तक होगी, दैट विल बी पेड बाय द गवर्नमेंट। तो कंपनीज को हायर करने में आसानी होगी। मतलब कहने का मतलब 1-1.5 महीना उसको ट्रेन भी करना पड़े उस आदमी को हायर करके, आप कर सकते हो, क्योंकि तब तक उसका पेमेंट गवर्नमेंट कर देगी, एक सैलरी। ठीक है, दिस इज द आपका स्कीम ए। दूसरा क्या था कि आपका अगर जॉब क्रिएशन होता है इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अगर वहां पे कोई हायर करता है, तो जो आपका ईपीएफओ का कंट्रीब्यूशन है बोथ द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर, तो मान लो 12.5% उसका और 12.5% उसका, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या करेगी? गवर्नमेंट आपका देगी फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स। तो कंपनीज पे या जो भी आपका एजेंसी है हायर करने वाली, उन पे लोड कम आएगा। बात समझ में आई? तो ये आपका था। और तीसरा क्या था? अप टू 3,000 पर मंथ फॉर 2 ईयर्स इन द ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन। यानी कोई एस्टैब्लिश कंपनी है पहले से, उसको लगता है कि मुझे 10 एम्प्लॉयर की जरूरत थी, बट आई विल क्रिएट सम एक्स्ट्रा जॉब, मैं 5 जॉब और क्रिएट करता हूं, एंड वो अगर डेटा दिखाएगा, तो जो उसने 5 एक्स्ट्रा क्रिएट किया है, उन 5 एम्प्लॉयज का इतना पैसा जो है वो गवर्नमेंट 2 साल तक देगी। ठीक है, तो ये डेटा की कितना दे रही है, इसमें 3,000 है, इसमें 4 साल है, और यहाँ पे 1 मंथ की सैलरी है इन द 3 इंस्टॉलमेंट। तो ये 3 स्कीम्स जो थे टू बूस्ट द एम्प्लॉयमेंट, ये आपका चला था। इसके अलावा जो था पोर्शन, दैट इज टुवर्ड्स द ट्रेनिंग। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा दैट 20 लाख यूथ टू बी स्किल्ड ओवर अ 5 ईयर पीरियड। वो आपका जो आपका गवर्नमेंट के स्कीम्स चलते रहते हैं। ठीक है, कौन कौन से स्कीम्स जैसे बहुत सारे चल रहे हैं, बताओ कोई? इंटर्नशिप वाला चल रहा है आपका, अप्रेंटिसशिप वाला चल रहा है। ठीक है, स्किल्स इंडिया मिशन वगैरह जो चल रहे हैं, उसके थ्रू दे विल लाइक 20 लाख यूथ को दे विल स्किल। ठीक है, इसके अलावा 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आप इसको इंप्रूव कीजिए, अपग्रेड कराइए। एंड तीसरा, दैट इज इंटर्नशिप इन 500 टॉप कंपनीज टू 1 करोड़ यूथ। तो यहाँ पे भी आपको कंपनीज वगैरह को भाई आप इंटर्नशिप जरूरी कराइए, और पेड इंटर्नशिप कराइए। ठीक है, बीच में आया था ना इधर, कौन सा सीईओ जोमेटो, कि आप ट्रेनिंग कीजिए सीईओ के, ये के आपका नॉट सीईओ, जो चीफ ऑफ स्टाफ के, ये पे आप ट्रेनिंग कीजिए मेरे साथ 1 साल, और आप ही मुझे 20 लाख दीजिए।
ठीक है, तो खैर उसके पास एप्लीकेशन बहुत सारे गए थे, बहुत सारे लोग गए, उन्होंने अप्लाई किया, क्योंकि आपको डायरेक्ट लर्निंग मिलेगी ना वहां से। आप सीईओ के साथ बैठ के काम कर रहे हो तो यू विल बी लाइक आपका डायरेक्ट फर्स्ट हैंड लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा। बट यहाँ पे है बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, फ्री का इंटर्नशिप कराती है, जबकि दिस इज अगेंस्ट द लॉज। आपको इंटर्नशिप में कुछ ना कुछ स्टाइपेंड देना चाहिए। ठीक, हाँ जी, सीए में फर्स्ट ईयर में क्या देता है? वही तो मैं बोल रहा हूँ, दिस इज ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशन, लेबर एक्सप्लॉइटेशन। तो तेल जल जाता है वो तुमको थोड़ी बोला है तुम गाड़ी से आओ, ठीक है, तुम तो एज ए स्टूडेंट गए ना, तो पैदल जाओ उसके पास। रहता भी तो है रोड में, रोड में। हाँ, तो वो तुमको जोड़ के दे रहा है कि तुमको जब सीए बन जाओगे तो पैसा मिलेगा तुमको, ठीक है, तो उसके लिए तुमको ट्रेनिंग करा। तो बहुत कष्टदायक होता है। ये सारे सीए होता है, सीएमए और एक सीए वो तो इंस्टीट्यूट है ना, आईसीडब्ल्यू है। आईसीडब्ल्यू सर कॉस्ट अकाउंटेंट है। अच्छा, चलो, अच्छा, इसके बाद बजट की 9 प्रायोरिटीज, इसको ध्यान रखेंगे बस। वो कौन से 9 क्षेत्र थे जिसकी चर्चा इवन आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने करी थी। पहली चीज दैट इज द कृषि। देखो यही टर्म घूम फिर के आएंगे, कृषि, एम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस की बात करी। आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज ऑब्वियसली इस पे काफी फोकस है, क्योंकि भारत को ग्रो करना है, तो आपके पास यही ऑप्शन है। इसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट आपका बना रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपका ऑब्वियसली कैपिटल इन्वेस्टमेंट जा रहा है। इसके अलावा एक जो फील्ड है दैट इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D पे काफी फोकस है, क्योंकि ये सबको क्लैरिटी है कि आप कुछ भी कर लो, कॉपी कर करके कब तक काम चलाओगे। तो जब तक आप खुद से रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू ग्रो। ठीक है, आपको उसको पैसा जो है देना पड़ेगा। एंड साथ ही साथ कुछ नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की भी चर्चा इन्होंने करी है। तो फील्ड वही आपका, हेल्थ वगैरह पे चर्चा नहीं है, बट ऑब्वियसली एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में ही आपका हेल्थ वाला पोर्शन भी इंक्लूड हो जाएगा। हेल्थ एजुकेशन सब जो है यहीं पे आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये चीजें कि 9 वो कौन सी चीजें थी जिसपे बजट की प्रायोरिटीज रही। अब ये एक एक करके इसमें देख लेते हैं, इसमें मेजर वाले पॉइंट कि क्या क्या था। सो प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर को पैसा आपको काफी अच्छा खासा मिला था, 1.52 लाख करोड़ क्या आवंटन जो है वो उसके लिए किया गया। इसके अलावा आपको 109 हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलियंट वेराइटीज, ये जो है एक स्पेसिफिक सेंटर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिससे क्या होगा कि आपको हाई यील्डिंग वेराइटीज के सीड ले जाओ और आप उससे खेती करो, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा। तो 109 हाई यील्डिंग वेराइटीज ये रिलीज करा गया। इसके अलावा एक टारगेट है नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने का, प्राकृतिक खेती। ठीक है, प्राकृतिक खेती एंड जैविक खेती, क्या फर्क है दोनों में? नेचुरल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। सर उसमें नो हाउ लगा के बना रहे हैं ना सर? नो हाउ लगा के बना रहे हैं किसमें? विदाउट यूजिंग एनी केमिकल। किसमें? ऑर्गेनिक में। और नेचुरल में? नेचुरल उल्टा बोल गए आप। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप सिंथेटिक फर्टिलाइजर, सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करेंगे। वहां पे अगर आपको खेती करनी है, यू विल यूज काउडंग का यूज कर लीजिए, आप जो भी आप नीम वगैरह, नीम पत्ती का यूज कर लीजिए, ये सब जो जैगरी का यूज कीजिए, दूध का यूज कीजिए। जैगरी यूज करी जाती है भाई, ठीक है, उसमें कॉन्सेप्ट होता है बीजामृता, वसापा करके बीजामृता, भूल रहा हूं मैं वो टर्म्स, ठीक है, दे विल बी देयर। तो वो सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है उस तरीके से, ठीक है, उसके सीड्स को भी उस तरीके से प्रिपेयर किया था ऑर्गेनिक वाले में। तो दैट इज द ऑर्गेनिक। नेचुरल मतलब कि जिस तरीके से नेचर खेती करती है, जहां पे जीरो टिल फार्मिंग होगी, जहां पे आप जो है मिनिमम यूज आप करोगे, कुछ इवन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का भी आप मिनिमम यूज, आप अर्थफॉर्म्स वगैरह का भी यूज नहीं करोगे, नेचुरल तरीके से एज इट इज। पानी डालना है, लाइटनिंग वो भी नहीं करना है आपको, आप जो है कर दो नेचर जैसे। नेचर में कौन खेती करता था भैया पहले? नेचर इतना कुछ प्रोड्यूस करती है, कौन खेती करने जाता है? कोई नहीं करता है ना। तो नेचर का अपना साइकिल है, ठीक है। तो दे आर सेइंग कि आप इस तरीके से खेती करो, ठीक है, जहां पे नेचुरल तरीके से, मतलब आप मिनिमाइज करो। देखो ऑर्गेनिक एंड नेचुरल ऑलमोस्ट सिमिलर, बट ऑर्गेनिक में आप कहीं ना कहीं इंटरवेंशन अभी भी कर रहे हो, बट ऑर्गेनिक क्या हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है। सीधी सी बात है ना, फर्टिलाइजर की जगह पे आप ये सब चीजें डाल रहे हो तो महंगा तो हो ही जा रहा है वो। आप इसको भी और क्या करो, रिड्यूस करो, दैट्स द बेसिक आइडिया। ठीक है, तो नेचुरल फार्मिंग आप कराइए विद द सर्टिफिकेशन एंड ब्रांडिंग इन नेक्स्ट 2 इयर्स। तो आप करीब करीब 1 करोड़ फार्मर्स आपके नेचुरल फार्मिंग। अब जो है हम सीधे नेचुरल फार्मिंग पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे 100% नहीं आ सकते,
अदरवाइज हमारा भी हाल जो है वो श्रीलंका वाला हो जाएगा। तो श्रीलंका ने यही गलती करी। ठीक है, आपकी फूड के रिक्वायरमेंट्स भी तो हैं, आप एक ही बार कर दोगे तो आपका जो है प्रोडक्शन थोड़े दिन के लिए, कुछ दिन के लिए गिरेगा। अच्छा, इसके अलावा 10,000, ये नंबर याद रखना, 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स। तो नेचुरल फार्मिंग करने के लिए जो जानकारी चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, दैट विल बी 10,000, उसके लिए सेंटर्स बनाए गए। एंड तीसरा जो है दैट इज द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाट इज दिस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर, हाँ, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जो पब्लिकली यूज करते हो आप। जैसे आपका मान लो यूपीआई है, यूपीआई इज व्हाट? यूपीआई इज द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ओएनडीसी, ओएनडीसी का नाम सुना? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो दिस इज व्हाट? दिस इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये क्या है? जहां पे कि जिसका यूज आप पब्लिक के लिए करें। वो किसी कंपनी का नेटफ्लिक्स है तो नेटफ्लिक्स का जो भी डेटा है, जो भी सर्वर है, वो केवल नेटफ्लिक्स और उसको आप पे करोगे तो यूज करोगे। यूपीआई तो हम सब यूज करते हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाट? दैट इज द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसके लिए इवन एग्रीकल्चर में भी इसको इंप्लीमेंट कराया जाएगा ताकि क्या हो जाए सके, फार्मर्स तक भी आपको डेटा, जैसे कि आपको मान लो मौसम से रिलेटेड जानकारी, लोन से रिलेटेड जानकारी, खेती के आइडिया से रिलेटेड जानकारी, ये सारा कुछ आपको क्या हो, फ्री में अवेलेबल। तो कहने का मतलब एक गवर्नमेंट का सर्वर होगा या डेटा होगा, गवर्नमेंट कलेक्ट भी करेगी, बट आप उसको क्या करोगे, अपने अपने रिसोर्स हिसाब से उसको कस्टमाइज करके आप एप्स वगैरह बना सकते हो। तो आपका क्या है, यूपीआई का सर्वर तो एक ही है, यूपीआई का सर्वर एक ही है, फोन पे भी है, भारत पे भी है, भीम पे भी है, पता नहीं कौन कौन से ऐप इतने सारे चल रहे हैं, राइट? तो इट विल बी लाइक समथिंग लाइक दैट। अच्छा, नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। यहां पे मेन फोकस है कि विमेन का पार्टिसिपेशन अपना वर्कफोर्स में और बढ़ाया जाए, और इसके लिए सबसे पहली चीज विमेन हॉस्टल्स एंड क्रेस फैसिलिटी। क्रेस फैसिलिटी क्या होता है? क्रेस फैसिलिटी क्या? क्रेस फैसिलिटी, हाँ जी, ना ना ना, वो हॉस्टल हो गया, पीजी वाले हॉस्टल कहो, पीजी कहो। ठीक है, यहाँ पे तो पीजी है ही नहीं, कहीं पे कोई नहीं है पीजी। वो एक्चुअल पीजी है क्या? वो हॉस्टल है। ठीक है, क्या होता है बताओ? हॉस्टल में यही होता है कि आपको खाना बनाने की कोई जरूरत है, पीजी में है कि आपको बस रूम दे दिया, 4-5 मिल के सारा काम पूरा है। जी, तो यहाँ पे जनरली क्या है, यहाँ पे हॉस्टल्स हैं, बट वो पीजी क्यों नाम रखते हैं? ताकि टैक्सेशन से बच जाए। ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन ना हो उस तरीके से। तो ये इट्स अबाउट सर्कमनेविगेटिंग द लॉ। ठीक है, तो इसलिए वो नाम में पीजी लिख दिया जाता है। क्रेसेस है कि मान लो कोई मम्मी है, अब अपने बच्चे को लेकर काम करने गई, उनके बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? नॉट होम टेकर टेक, पहले का मतलब आपका वर्क प्लेस पे ही क्या होगा, वो फैसिलिटी होगी कि अगर उनका वो बच्चा है तो लाइक समवन विल टेक केयर। तो 8-10 मान लो माएँ हैं, किसी ऑफिस में काम करे, तो 1-2 पर्सन रह जाएंगे, चलो बच्चों को खिलाना, बच्चों को सुलाना और ये सब करने का, तो वो फैसिलिटी वहां पे दी जाएगी। तो दैट इज द फैसिलिटी। ठीक है, ठीक है, एस्टैब्लिश विद इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन। तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज में इसकी सुविधा बढ़ाई जाए ताकि वीमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। एक समस्या है ना कि मां बनने के बाद बच्चे का ख्याल रखें कि हम काम करें, तो आप उसको आपके इवन दिस हैज बीन इवन मनरेगा के लिए इसको कहा गया है। जो आपका मनरेगा एक्ट है, मनरेगा के अंदर में भी बाद में उन्होंने कहा कि जो भी मनरेगा पे जहां पे भी साइट्स हैं वहां पे क्रेस फैसिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहां पे तो और जरूरत है भैया, वो तो और गरीब लोग हैं, वो काम नहीं करेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, तो वहां पे आप क्रेस फैसिलिटी दीजिए। अब कितना इंप्लीमेंट होता है वो दूसरी चीज है, बट इसके अंदर भी ये है। अच्छा, इसके अलावा वीमेन स्पेसिफिक स्किलिंग प्रोग्राम्स करेंगे। मार्केट एक्सेस फॉर वीमेन, एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप इंटरप्राइजेस। तो ऑब्वियसली आपका कल भी देखा था बिहार वाले में भी एसएचजी के प्रमोशन पे बात है, यहाँ पे भी यू कैन फाइंड एसएचजी को प्रमोट कराइए। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होती हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हाँ जी, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब क्या है? ठीक है, तो मान लो क्या है कि सेल्फ हेल्प, जैसे हमें कपड़ा मान लो हुआ कि भाई कपड़ा के ये एस्टेब्लिश करते हैं, यहाँ पे हम मार्केट से लेके आएंगे कपड़ा, उसको सिल के बेचेंगे, बट उसके लिए आपको पैसा चाहिए। अब वो नॉर्मली नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, 10-20 औरतें मिल गई साथ में, एवरीवन विल कंट्रीब्यूट सम अमाउंट, और उस कंट्रीब्यूट को यूज कर लेंगे अपना, आपका बेसिक जो इनिशियल आपको रिक्वायरमेंट्स हैं कैपिटल का और ये सब का, मशीन खरीद लिया, उससे ये कर लिया, एंड देन काम करना शुरू किया। उसके बाद क्या हो जाएगा, मार्केट से जो पैसा आना शुरू हुआ तो उसमें से सबको कुछ ना कुछ डिविडेंड भी मिल रहा है। साथ ही साथ एक टाइम के बाद क्या होगा, यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसको और भी आसान कर दिया कि अगर आप पर्सनल लोन लेने के लिए आपको बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होंगी, बट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में क्या हो जाता है कि एक दूसरे के लिए आप ही
आपको लोन मिल जाता है, मतलब वो ग्रुप को लोन मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे ये होता है कि भाई ये ग्रुप को जा रहा है तो ये 20 लोग कहीं नहीं भाग जाएंगे। तो वहां पे गवर्नमेंट ने क्या करा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी उसका लिंकेज करा। इससे फायदा बहुत सारे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वाले। इससे फायदे एक तो आपका ये हो जाता है कि इवन आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि सब लोग में थोड़ा सा बहुत डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आपका ग्राउंड लेवल पे, आपका ग्रास रूट लेवल पे क्या हो रहा है, जॉब्स का क्रिएशन हो रहा है। जैसे अचार बनाना, तो अब होगा ना कि अचार बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है नहीं, ठीक है, बट एक अकेली औरत वो अचार बनाएगी, मार्केटिंग करेगी या कस्टमर्स के साथ डील करेगी, बहुत मुश्किल है। तो ना व्हाट दे विल डू, 20 औरतें मिल गई, एक ये करा लिया, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप खोल दिया, कुछ बैंक से लोन भी मिल जाएगा या खुद से भी कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया, ना विल एस्टैब्लिश अ कंपनी, एक छोटा सा ये बिजनेस स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो कोई मार्केटिंग देख रहा है, कोई आपका बनाने का प्रोसेस देख रहा है, कोई खरीदने का काम देख रहा है। तो ये क्या है, ये ग्रास रूट लेवल की संस्थाएं हैं जो कि आपका रोजगार पैदा करेगी। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस तरीके से। हाँ, पटना की भाषा में इसको बोलते हैं भीसी कहलाता है। भीसी, यहाँ चलता है, जिसे आप इसको बोले ना, हाँ, सेम वही चीज हो गया कि 10 लोग मिल गए। हाँ, भीसी मतलब हो गया कि आप पैसा दिया, पैसा जमा हो गया। हाँ, जिसको भी जरूरत है वो पैसा। अच्छा, वो दूसरा होता है, वो दूसरे होता है। ये दिस इज सेल्फ हेल्प ग्रुप। यहाँ पे ये दे विल डू द बिजनेस। यहाँ नहीं, वहां पे क्या होगा कि यहाँ ग्रुप का ही बिजनेस चलेगा। वहां पे क्या होता है ना, वो जिसको तुम कह रहे हो, जैसे टाइप ऑफ होता है, तो उसमें क्या होगा कि मान लो कि पैसा जमा किया, सबने पैसा जमा किया, और किसी एक महीने में मान लो 100 रुपए सबने जमा किया, 1000 रुपए हो गए। अब ये 1000 रुपए किसी एक पर्सन को चला जाएगा, ठीक है, एंड ही विल पे सम इंटरेस्ट ऑन इट। ठीक है, अगले महीने फिर जो है आपका इकट्ठा हुआ वो किसी और को चला जाएगा। तो नीड के हिसाब से आप ले सकते हो, उसके लिए स्पेसिफिक टर्म यूज होता है, मैं बता दूंगा, तो विद्यार्थी नहीं आता। अच्छा, इसके अलावा स्किलिंग के लिए अगेन 5 लाख 20 लाख यूथ ओवर अ 5 ईयर पीरियड, वही चीज है। अच्छा, इसके बाद ये ध्यान रखना, मॉडल स्किल लोन स्कीम टू बी रिवाइज टू फैसिलिटेट लोन्स अप टू 7.5 लाख। तो पहले इसका जो टारगेट था वो 5 लाख तक का था, नाउ दिस हैज इंक्रीज टू 7.5 लाख। इसके अलावा आपको अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करनी है, हायर एजुकेशन करनी है, तो वहां पे लोन की फैसिलिटी जो है बढ़ा करके 10 लाख कर दी गई है। ठीक है, लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जो कि जिनको कहीं और किसी स्कीम का फायदा नहीं मिल रहा है। तो ये ध्यान रखना, ये लोन अप टू 10 लाख ओनली फॉर द हायर एजुकेशन है एंड ऑल्सो इन द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से। साथ ही साथ बाकी से आपको कहीं से फायदा ना मिलता होना चाहिए। तो ये कुछ स्कीम्स करी, उतना इंपॉर्टेंट ये डेटा नहीं है। इसके बाद इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, ये ध्यान रख लेना। तो पहली चीज क्या हो गया, इंडस्ट्रियल नोड एट गया, ठीक है, एज द अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो ऑब्वियसली ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, सेंट्रल पर्सपेक्टिव से भी और स्टेट वाले पर्सपेक्टिव से भी। ठीक है, तो ये आपका कि किस कॉरिडोर पे बन रहा है, एक तो ये हो जाएगा। वो आपसे गया नहीं पूछा, बोले गया में जो इंडस्ट्रियल नोड बन रहा है उस कॉरिडोर का नाम क्या है। ठीक है, तो ऐसे करके पूछ लिया जाएगा आपसे। दूसरा जो है पावर प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग 2400 मेगावाट पावर प्लांट एट पीर 35, कहां पे है ये, दिस इज भागलपुर। ठीक है, तो ये बिहार को नीतीश कुमार के जुड़ने का कुछ फायदा जो है आपको एक्स्ट्रा मिला था यहाँ पे। तो 2 स्टेट्स को मिला ही, आंध्रा को मिला और बिहार को मिला है। ठीक है, उड़ीसा को थोड़ा बहुत। इसके अलावा स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम मल्टीलेटरल डेवलपमेंट एजेंसी, ये बिहार के डेवलपमेंट के लिए जो बात करी उन्होंने। अच्छा, इसके अलावा इंडस्ट्रियल नोड एट कोपार्थी, कोपार्थी जो है दिस इज ऑन द विशाखापट्टनम चेन्नई आईसी, ये कोपार्थी दिस इज इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, एंड ओरवक्कल दिस इज अगेन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये दो ये अब इसमें क्या होगा क्वेश्चन, अगर किसी ने सोचा कि इसमें से क्वेश्चन बनाऊं, अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। कैसे बनेगा देखो, एक दे दिया गया, दूसरा दे दिया आपका कोपार्थी, और तीसरा दे दिया आपका ओरवक्कल। ठीक है, एक साइड में दे दिया अमृतसर कोलकाता, ठीक है, एक में दे दिया विशाखापट्टनम चेन्नई, और तीसरे में हैदराबाद बेंगलुरु। बोलेगा मैच द फॉलोइंग। अरे मैंने बताया तुमको, ये नहीं बोला, मैंने बोला कि क्वेश्चन कैसे, नहीं ये तो मार दोगे, ये तो मार ही दोगे, फंसोगे यहाँ पे। वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये दोनों मैंने तुम्हें क्या बोला कि ऐसे ही थोड़ी बोला कि अच्छा क्वेश्चन क्यों बनेगा, इतना इजी बनना हो तो मैं बोलता ही नहीं।
ठीक है, तो इसलिए बोला कि इसको ऐसे भी ध्यान रख लेना कि बनाने वाले का कोई दिमाग का भरोसा नहीं है। अब मुझे क्वेश्चन बनाने तो मैं अच्छा खिलाऊं तुम लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है बन सकता है, तो इसको ठीक है। हाँ, अब मुझे क्वेश्चन मैं तो अच्छा क्वेश्चन ऑब्वियसली अगर मैं सब कहने का मतलब तुम कहोगे कि हाँ अच्छा क्वेश्चन है, ये नहीं कह रहा कोई कि नहीं ऐसे रट के, ये क्या है कि आपने पढ़ा तो कितने अच्छे से पढ़ा है, बात समझ में आई, तो ये मतलब हो जाता है। अच्छा, इसके बाद सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल फैमिलीज, ट्राइबल मेजोरिटी विलेजेस कवरिंग लाइक 63,000 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो है उसको लेकर के ये सब चर्चा है। अच्छा, इसके अलावा 100 ब्रांचेज ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इन नॉर्थ ईस्ट, तो सिंपल सा डेटा की कितने अनाउंसमेंट करी है, 100 की करी है, दैट्स इट, ठीक है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज में ये जरूर ध्यान रख लेना कि जो मुद्रा लोन मिलता था आपका तरुण कैटेगरी में, उसको 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया। तो 3 कैटेगरी होती हैं, शिशु, किशोर एंड तरुण। तो तरुण का पहले जो आपका अपर लिमिट था दैट वाज 10 लाख, बट उसको बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है, गिवन दैट कि उन्होंने अपने पुराने आउटस्टैंडिंग लोन्स जो है वो चुका दिए, ठीक है, तो तभी मिलेगा वो। तो तरुण कैटेगरी ये ध्यान रखना, शिशु में जो 2 लाख तक का मिलता है यहाँ पे 5 लाख एंड दिस वाज 10 लाख, ठीक है, तो तरुण को बढ़ा दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म क्या है, ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पे जो भी आपको खासकर गवर्नमेंट एजेंसी जो खरीदना चाहे, कुछ सामान खरीदना चाहे, तो दे कैन अपना जैसे दे विल गो एंड दे विल से कि भाई मुझे ये सामान खरीदना है। अब आप वहां पे लोकल बनाने वाले हो, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर हो, यू विल गिव देम कि मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, मैं इतने में आपको बेचूंगा। वहां से वो एक तरीके से मार्केट प्लेस का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है कि पहले इसके लिए जो लिमिट था कि कम से कम 500 करोड़ का आपका टर्नओवर होना चाहिए, ठीक है। आपको ट्रेड प्लेटफॉर्म पे अपने आप को लॉग इन करना है कि मैं भी सामान बेचना चाहता हूं गवर्नमेंट एजेंसीज को, तो आपको इतना होना चाहिए, बट नाउ दिस हैज बीन रिड्यूस्ड टू 250 करोड़। तो इवन छोटे प्लेयर्स जो होंगे दे कैन आल्सो एंटर, तो ये ट्रेड प्लेटफॉर्म पे करा गया है। इसके अलावा क्रेडिट गारंटी स्कीम एक करी गई है जहां पे जो एमएसएमईज हैं उनको किसी भी तरीके कोलेटरल या थर्ड पार्टी क्लियरेंसेज नहीं चाहिए, दे विल गेट सम अमाउंट ऑफ लोन अगर उनको मशीनरी वगैरह खरीदनी है, ठीक है। तो पहले इस पे था थर्ड पार्टी गारंटी कोलेटरल कितना लगेगा, तो ये सभी इन्होंने फ्री कर दिया। तो ऑब्वियसली एमएसएमई सेक्टर को आपको बूस्ट करना है तो उनको इजीली कैपिटल अवेलेबल कराइए, तो ये आपका ये रहेगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर से वही है वो डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन सारे फील्ड्स में लेकर के आइए, एरियाज ऑफ क्रेडिट, ई कॉमर्स, एजुकेशन, हेल्थ, लॉ, जस्टिस, लॉजिस्टिक्स, एमएसएमई सब में लेके। कहने का मतलब ऑब्वियसली आप पूरी तरीके से डिजिटल होना चाहते हो, तो आप केवल प्राइवेट मोनोपोली को आप क्या करना चाहते हो, काउंटर करना चाहते हो। तो जैसे गवर्नमेंट का जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, तो भाई यही लोग चल रहे थे, तो गवर्नमेंट अपना ओएनडीसी लॉन्च किया। अभी थोड़ा सा ऑब्वियसली ओएनडीसी में इशू है, अदरवाइज ओएनडीसी में आप देखोगे ना तो वहां पे आपका कॉस्ट जो आपका कॉस्टिंग है वो कम है, तो जो आपको प्राइसेस दिखोगे अगर उसको सर्च करोगे अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे, तो कम से कम और कुछ नहीं तो डिलीवरी चार्ज तो जरूर ही कम हो जाती है वहां पे, ठीक है। बट उसमें है वही कि अभी इंप्रूवमेंट उनका हो नहीं पा रहा है उस तरीके से, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट अगेन गवर्नमेंट इस टाइम कि हम हर जगह पे इसको डिजिटली करें, कंपनीज की मोनोपोली को कम करें, क्योंकि सारी कंपनीज किसकी हैं, यूएसए की हैं। किसी दिन जो है मूड बिगड़ गया ट्रंप का, तो बोलेगा कि भैया अब जो है हम नहीं देंगे, अब क्या करोगे, ठीक है, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। अच्छा, इसके अलावा ट्रंप की कौन सी कंपनी बोले सर अभी? मैंने ये थोड़ी बराबर है बोला है, जो सारी कंपनी अमेरिकन कंपनी है और ट्रम्प, हाँ पेमेंट वाली नहीं पेमेंट वाली नहीं, कंपनीज जो है ना बहुत, जितनी डिजिटल कंपनीज है मैक्सिमम तो यूएसए की है, डिजिटल सर्विसेज की मैक्सिमम कंपनी यूएसए बेस्ड है, ठीक है। और ट्रम्प की जो है मान लो वहां पे प्रेसिडेंट बन गए ना भाई, तो बोले कि कल से भारत पे ये लगा देंगे वो लगा देंगे। यहाँ पे ट्रम्प का है, यहाँ पे ट्रम्प का तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत है, भारत में पैसा लगा हुआ है, ठीक है। ट्रम्प टावर्स बहुत सारे सिटीज में है, हाँ जी, ट्रम्प टावर्स, ठीक है। अब बड़े बड़े तो काफी मतलब लग्जरी अपार्टमेंट्स है वो, बहुत सारे सिटीज में से, कोलकाता में था, पुणे में भी था, बेंगलुरु में भी है, ठीक है। तो है, ट्रम्प का पैसा बहुत है भैया, ठीक है। और अभी तो ट्रम्प और मस्क दोनों मिले हुए हैं, तो पैसा ही पैसा है। चलो आ जाओ। अच्छा, इसके बाद ट्रांजिट ओरिएंट डेवलपमेंट प्लान्स, ये आपका सड़कों को लेकर मतलब कैसे लोगों का आना जाना आसान करा जाए,
टू इम्प्लीमेंट एंड फाइनेंस 14 लार्ज सिटी, 14 शहरों में अबव 30 लाख पॉपुलेशन नहीं पूछेगा। अच्छा, इसके अलावा 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाए इन द पीएम आवास योजना अर्बन 2.0। ठीक है, तो ये भी अनाउंस करा गया है पीएम आवास योजना अर्बन 2.0। तो अर्बन एरिया में किसको मिलेगा भाई, यहाँ पे जो गरीब है, रेंटल इनकम अफोर्ड नहीं कर सकते, कल इसकी चर्चा हम कर रहे थे। ठीक है, टू 1 करोड़ अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज, 1 करोड़। अच्छा, पटना में मुझे कहीं नहीं दिखा अभी गरीब पीएम आवास योजना की तरफ बना हुआ घर, मतलब शहरी वाला क्षेत्र में है क्या कहीं पे? क्योंकि मुझे बहुत सारे सिटीज में दिखा है, पटना में कोई और रहता है ना, नहीं, क्योंकि मैं कितने शहरों में देख चुका हूँ, लाइक इवन तो नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कई जगहों पे मैंने देखा ये कि लाइक दे आर इवन पॉश एरियाज में भी वो आवास योजना के तहत मकान, और उसमें मतलब जिनको रहना चाहिए वही लोग रह रहे हैं। इट्स नॉट कि कोई फ्लैट किसी को गया हुआ है। ठीक है, लोकेशन जो है कंपनी उसी की कंपनी है भैया। हाँ, वो तुमको बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो। ठीक है, ट्रम्प जो है वो बिजनेसमैन है, उसको लोग बेवकूफ समझता है, इतना बड़ा इंपायर खड़ा करके बैठा है वो। ठीक है, उसको कोई लोग कहते हैं पगला है, पगला नहीं है वो, इतना बड़ा बिजनेस चला रहे, पागल है। हाँ जी, हाँ जी, एकदम रहेगा। अच्छा अच्छा, इसके अलावा पॉलिसी फॉर प्रोमोटिंग द पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, ये क्या होता है? ये बताया है मैंने आई थिंक पहले, पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, नाम आगे पढ़ लो, फॉर इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज। ठीक है, तो पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स क्या है, ये यूपीएससी ने भी पूछा है इसको, पम्प्ड स्टोरेज क्या करेगा। ठीक है, देखो पंप स्टोरेज क्या है, पंप स्टोरेज है कि यहाँ पे हम सोलर पावर लगा दें। ठीक है, ये सोलर पैनल लगा दिया, लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से तार बिछा के एक मोटर चलाएंगे। अब क्या होगा कि जब दिन में सनलाइट मिल रही होगी तो आपके पास सरप्लस एनर्जी है, तो सरप्लस एनर्जी तो कितना कहाँ स्टोर करोगे भाई, कितना बैटरी लेके आओगे? तो अब आप क्या करो कि जो भी पानी, मान लो यहाँ पे डैम बना दो आप, ठीक है, और डैम बना दो और यहाँ पे इसको ब्लॉक कर दो रास्ता आगे से। अब क्या करोगे, दिन में जब आपके पास सोलर एनर्जी होगी, आप मोटर्स का यूज करके यहाँ पे जो पानी है इसको यहाँ पे फिल करा दो, और जब रात हो गई तो सन का लाइट चला गया। अब क्या करो कि इस डैम का गेट खोल दो और यहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना लो। बात समझ में आ गई? सो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज द पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट। ठीक है, पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहते हैं इसको। तो ये कई तरीके से किया जा सकता है, एक मतलब ये पंप स्टोरेज का मतलब यही है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, दिन में जब आपके पास सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है, सरप्लस बिजली है, आप उसको बैटरी में ना स्टोर करके आप उसको पानी में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के तौर पे आप क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो। पानी को अपने मोटर चला के ऊपर स्टोर कर दिया, जब आपका खत्म हो गया सन का, आपने गेट्स खोले, पानी गिरना शुरू हुआ, फिर से आप टरबाइन चलाओ, इलेक्ट्रिसिटी फिर से बना लो। ठीक है, तो आपका दिन रात का जो समस्या था वो आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दीज आर नोन एज पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। अच्छा, इसके अलावा गवर्नमेंट टू पार्टनर प्राइवेट सेक्टर फॉर R&D ऑफ भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। अब ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होते हैं, जैसे दीज आर, ये जैसे आपको जो न्यूक्लियर प्लांट होते हैं जो काफी बड़े बड़े होते हैं, बट इन्होंने क्या करा कि अब आपको स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बन रहे हैं। वैसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनेंगे, मान लो कहीं पे एक बड़ी सी बिल्डिंग है, तो उसके लिए उतना ही छोटा वो डिवाइस रहेगा, वो पूरे बिल्डिंग को क्या करेगा, आपका एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, पर वो वहां पे भी चल वही रहा होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन ही चल रहा होगा। ठीक है, तो दैट इज दोज आर नोन एज द स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। चाइना ने इसको लेकर काफी काम किया, इंडिया में भी ये काम चल रहा है। इसके अलावा जॉइंट वेंचर जो है ये आपका चल रहा है एनटीपीसी भेल के बीच में, तो अगेन नॉट टू मच। इसके अलावा इसमें एक और था इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑब्वियसली ये तो नंबर आपको याद ही रह जाएगा। ठीक है, 11 है वो, 111 करोड़ है। ठीक है, 3.4% ऑफ जीडीपी। इसके अलावा 1.5 लाख करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लॉन्ग टर्म लोन दिया गया स्टेट्स को कि भैया आपको भी डेवलपमेंट करने का है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का है, ले जाओ पैसा, फ्री में देंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ठीक है, 50 साल तक जो है आपको इंटरेस्ट नहीं देना, आप वापस कर देना। तो एक तरीके से इस तरीके से स्टेट्स को भी दिया गया। ठीक है, 1.5 लाख करोड़ फॉर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू सपोर्ट स्टेट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, अगर आपकी नीयत है कि मैं बनाना चाहता हूं, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट इज हेल्पिंग। ठीक है, तीसरी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का फेज 4, बचे हुए 25,000 कुछ रूरल हैबिटेशन जो अभी तक उसको काउंट नहीं किया जाता था, मतलब हैबिटेशन के तौर पे, उनको भी काउंट कीजिए और उनको भी क्या कराइए, कनेक्ट कराइए विद द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो सिंपली आपसे पूछेगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कौन सा फेज लॉन्च हुआ है। ठीक है, दिस इज फेज
अच्छा, इसका क्या लिमिट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का? कोई भी कहीं पे भी अगर 500 की आबादी रहती है प्लेन एरिया में और 250 की आबादी रहती है इन द हिली एरियाज, तो वहां पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के थ्रू आपका ये बनाया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा 11,500 करोड़ का, ठीक है, कोसीमेची इंट्रास्टेट और बिहार के लिए मतलब और पैसा है। तो कोसीमेची भारत का दूसरा इंटरलिंकिंग, पहला कौन था? ठीक है। इसके अलावा प्रोवाइड असिस्टेंट टू असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, इनको भी पैसा कुछ कुछ दिया है कि भाई लो तुमको भी बार बार आते रहता है। और नीतीश जी गए हैं तो नहीं देंगे तो फिर समझ रहे हो, अब इसका फायदा मिलना चाहिए, हमें तो खुश होना चाहिए, पैसा मिले और क्या। अरे भैया कई तरीके से स्कीम चलती हैं। एक जो है पहले होता था कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे पैसा आएगा बन जाएगा, अब हुआ गया है कि आपको पैसा दे दिया गया, आप खुद से बनवाइए, फोटो डाल के भेजते रहिए। हाँ तो बात वही है, बट उसमें लिमिटेशन उतना ही है कि आपको ऐसा ही घर बनाने का है, उतना ही ये करेगा, उस हिसाब से चलेगा। घर बनेगा तभी किस्त में आता है। हाँ तो वही है कि आप खुद से बनाइए। अब गवर्नमेंट आपका अब गवर्नमेंट आपका घर बनवाने लगे, देखो समस्या यहाँ पे यही है, अगर गवर्नमेंट घर बनवाने लगे तो चोरी वहां होगा कि जिसको मिला है ठेका लेकर वो सही काम नहीं कर रहा था, तब गवर्नमेंट ने कहा काम करो, तुम खुद से काम करा लो, पैसा ले लो हमसे, तो अब ये उस पर चले जाए, ठीक है। लेकिन शहरों वाले अर्बन वाले में अभी वही है, अर्बन वाले में कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी है, क्योंकि अर्बन में आप एक एक घर नहीं बना रहे हो, यू आर बिल्डिंग अ अपार्टमेंट, तो अपार्टमेंट टाइप बिल्डिंग्स बना रहे हो, तो फिर वहां पे तो एक आदमी बना नहीं रहा है कि वो अपने हिसाब से बनाएगा, तो वो उनका उस तरीके से प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर एंड महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर एट राजगीर होगा ना, एट गया एंड राजगीर, ठीक है। तो विष्णुपद गया में और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर एट गया कर लेना, ठीक है, एट गया एंड राजगीर। इसके अलावा ओडिशा में भी कुछ दे दिया पैसा कि ओडिशा में भी हमारी सरकार बनी है तो आप उसको भी डेवलप कराइए। अच्छा, फाइनली इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड, ये ध्यान रखें, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड। मान लो आपने कोई रिसर्च करा, कोई प्रोटोटाइप बनाया, कोई मशीन बनाया, तो उसको आप कैसे प्रोड्यूस करो, कैसे बनाओगे, ठीक है, वो सारी चीजों के लिए दे हैव गिवन दिस कि आपको पैसा मिलेगा फॉर बेसिक रिसर्च एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। तो भारत में R&D सिस्टम को, इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जाए, इसलिए भारत में पेटेंट्स फाइल भी अब काफी ज्यादा बढ़े हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पेटेंट्स जो फाइल होती है वो नंबर आपका काफी बढ़ रहा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस के ये में ये सब डेटा आपको इकोनॉमिक सर्वे वाले में मिलेगा, ठीक है, वो आपको ये होगा। अच्छा, इसके अलावा 1 लाख करोड़ आपका इसलिए हो ताकि क्या कर सके, प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च भी हो एट कमर्शियल स्केल, तो वहां से उनके थ्रू भी पैसा जो है दे विल आल्सो कंट्रीब्यूट। मान लो छोटी छोटी प्राइवेट कंपनियां वो खुद से रिसर्च नहीं कर सकती, उतना पैसा नहीं उनके पास, आप क्या कीजिए, फंड आप एक जो है पूल, फंड पूल बनाइए और साथ में वहां से दे विल डू द रिसर्च। इसके अलावा वेंचर कैपिटल फंड ऑफ 1000 करोड़ स्पेसिफिकली फॉर द स्पेस इकोनॉमी, ठीक है। तो स्पेस पे भी आपका काफी ज्यादा ध्यान है, आने वाले टाइम में अगर किसी को स्टार्टअप करना है स्पेस में करो, अच्छा पैसा आएगा, ठीक है। देखो भारत में स्टार्टअप करना है तो 2-3 ऑप्शन है मेरे पास, एक तो जो है बाल झड़ने की दवा खोज लो, ठीक है, टकलेपन की किसका, अब नहीं, तुमको रिजल्ट दिखाना पड़ेगा, रिजल्ट दिखा के करो, ठीक है। रिजल्ट दिखना, अगर मैं सही बता रहा हूँ, अगर किसी को रातों रात मतलब ट्रम्प को चैलेंज करना है ना आपको, तो अच्छा तो सर का जाएगा तो सबका जाएगा, इसमें क्या करने का है। अरे देखो मैं ये बोल रहा था कि अगर तुमको नहीं, इसमें कोई बहुत नहीं, अगर तुम सोचो लोकल रूरल एरियाज में भी खोजो, हो सकता है कोई वैसी मेडिसिन हो जो छुपी हुई हो, नहीं पता हो, ठीक है, इसी को कहते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। देयर इज ए टर्म नोन बाय द नेम ऑफ बायो प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है। आप खोजो कि क्या उस तरीके कोई रेमेडी है, और अगर है उसको आप मार्केट कराओ, तो आप जो है कुछ ही सालों में, 2-4 सालों में आप ट्रम्प के बराबर तो आ ही जाओगे, ठीक है। इतने लोगों का जरूरत है, बाल झड़ तो रही है। और दूसरा जो है दवा आप निकालो अच्छे से मोटापा का, ठीक है, जो ओबेसिटी वाली इश्यू है, पतला होने का, ठीक है, ये 2 दवाएं जिसने निकाल दी, आने वाले कुछ सालों में आप जो है कहीं ना कहीं लाइक अंबानी के रिपीट करोगे। हाँ, अरे ट्रम्प टावर ले लोगे, ये को क्या लोगे,
ठीक है, ट्रम्प टावर ही पूरा ले लोगे तुम, इतना पैसा तो आ ही जाएगा। ठीक है, इसके अलावा स्पेस सेक्टर ऑब्वियसली ग्रो कर रहा है, कुछ आपके पास अच्छे आइडिया हो यू कैन ग्रो। ठीक है, अच्छा इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स में बस कुछ है कि क्या क्या करेंगे आने वाले टाइम में। तो ऑब्वियसली यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यूएल पिन, या इसी को क्या कहा गया है, भू आधार। तो आपका हर लैंड पार्सल का क्या होगा, अरे क्या हो गया, क्या एकदम देखने लगेगा कि ट्रम्प टावर में कौन सा फ्लैट खाली है। अच्छा नहीं, मुझे लगा तुम खोजने लगेगी है खाली तो देखो भाई अब जो है खोज ही लेते हैं। चलो आ जाओ। तो भू आधार, ठीक है, भू आधार क्या है कि आपका हर लैंड पार्सल के लिए स्पेसिफिक उसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर जैसे इंसान के लिए है। ठीक है, इसके अलावा डिजिटाइजेशन ऑफ कैडेस्ट्रल मैप। कैडेस्ट्रल मैप क्या होते हैं, कैडेस्ट्रल मैप जो आपका ब्लॉक में जैसे होता है कि रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जो उनके पास होता है, जो ये कटवाते हो ना, रसीद कटवाते हो जमीन का, ठीक है, तो वहां पर उनके पास मैप होता है वो कि भाई अच्छा आपका कौन सा जमीन हो रही है, हाँ उसको खसरा बोलते हैं। तो वो उसी को कहते हैं कैडेस्ट्रल मैप। ठीक है, तो कैडेस्ट्रल मैप इज नथिंग बट भू राजस्व का मैप है वो, कि किसका कितना है, और इसमें भी अभी बिहार मतलब हर जगह ही चल रहा है वो। इसके अलावा सर्वे ऑफ मैप सब डिवीजन एज पर करंट ओनरशिप, ये भी करा लीजिए भाई किसका जमीन का, अभी जैसे कई सालों से एक ही साथ चल रहा है तो आप उसको भी क्या कहते हैं, उसको अलग अलग करवा दीजिए, जिसके जिसके नाम पे है आप लोग कराइए, नाम से करवाइए। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लैंड रजिस्ट्री क्लियर होगा, अब इससे आपका धोखाधड़ी से भी बचोगे, अदरवाइज एक ही जमीन 5 लोगों को जाती है। ठीक है, तो पता ही नहीं रहता कौन सा जमीन किसके नाम पे है। इसके अलावा लिंकिंग इट टू द फार्मर्स रजिस्ट्री, तो ऑब्वियसली ये आपका आएगा, तो ये भी पता चलेगा कौन असली किसान है और कौन नकली किसान है। ठीक है, एंड अगेन लैंड रिकॉर्ड्स इन अर्बन एरियाज, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि धोखाधड़ी ज्यादा जो है अर्बन एरियाज में काफी ज्यादा होती है। हाँ हाँ, बेचने का है बस, देखो दुनिया में पैसा कमाने की कमी नहीं है कि आप कितना चला सकते हो। ऐसा बेच दिया क्या 3-4 आदमी को? अच्छा, इसके अलावा ई श्रम पोर्टल जो है आपका, ई श्रम पोर्टल को अदर आप पोर्टल के साथ कनेक्ट कराइए। कहने का मतलब मान लो किसी को है ई श्रम पोर्टल में क्या करते हो आप, आपको रजिस्टर कर लेते हो कि भाई मुझे जॉब चाहिए होगा, अगर किसी को चाहिए होगा लेबर तो दे विल हायर यू। बट इसको और भी जैसे एपीएफओ के साथ लिंक करा दीजिए, या फिर मान लो कहीं पे है कि ट्रेनिंग वगैरह का है उनके साथ भी आप सबको क्या कराइए, लिंक कराइए। इसके अलावा ओपन आर्किटेक्चर डेटाबेस फॉर चेंजिंग लेबर मार्केट्स, तो ये भी सेम आप क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर रहे हो। इसके अलावा मैकेनिज्म टू कनेक्ट जॉब एस्पिरेंट्स विद पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स, तो वही ई श्रम जैसा ही है बट थोड़ा सा और अच्छे क्वालिटी के जॉब्स भी यहाँ पे यू विल प्रोवाइड। और एक लास्ट में एनपीएस वात्सल्य, तो नेशनल पेंशन स्कीम वात्सल्य, यानी माता पिता जो चाहें तो अपने बच्चों के नाम पे नेशनल ऐसा कर सकते हैं कि आपका पैसा जमा करें, माँ बाप ना भी रहें, आप भी जब बूढ़ा होगे तो आपको पेंशन मिलेगा। ठीक है, तो उस तरीके से एनपीएस वात्सल्य करके दे हैव सो फॉर माइनर्स है ये, अगेन 18 साल से कम के लिए। तो ये मेजर था आपका फॉर द बजट वाला। इसके बाद अब इसमें डेटा बहुत नहीं था, डेटा जो था वो मेनली आपका डेफिसिट वगैरह का डेटा था और रेवेन्यू कितना था ये था। डेटा आपको मिलेगा इकोनॉमिक सर्वे में। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास जो है आपका इकोनॉमिक सर्वे करा दूंगा, तो इकोनॉमिक सर्वे वाला फिर से डेटा मिल जाएगा। बिहार वाले इकोनॉमिक सर्वे अगेन वहां से डेटा याद कर रहे हैं, तो दोनों के इकोनॉमिक सर्वे मेन डेटा वहां से देखने का। इनमें बस कितना रेवेन्यू है, कितना आपका कैपिटल है, कितना एक्सपेंडिचर, कितना रिसिप्ट जा रहा है, कितना डेफिसिट है, ये 5 चीजें इनमें से देख लेने का है। ठीक है, बट ओवरऑल आपका डिस्कशन यहाँ पे ठीक है। सो आज के लिए इतना ही था, और कोई सवाल हो तो बताएं।